अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन। वालेकुम सलाम। दिलबर, तुम ना और मेरा रोमांस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्पॉइलर अलर्ट। नदीम जो है वो काफी कुछ खवातीन का बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, मतलब हीरोज का नहीं। नहीं, कुछ लोगों का गलत हो गया। हाँ, खवातीन बहुत फायदा उठा। हाँ, मैंने कोई खवातीन नहीं बोला। मैंने कहा वो खवातीन डर गई। तुम खुल के बोलो ना, मर्द बनो ना, तुम डरते क्यों हो? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि तीन बंदे मायरा बहुत अरसे बाद मेरे साथ काम करेंगी, नदीम के साथ पहली बार काम करेंगी, लाग पता जाएगा। मेकअप जो है वो पर तुम्हारे कमरे में करते हैं, तुम क्यों नहीं गए? कि मुझे डर लगता है आपसे। क्यों? यार आप एक मैं विषयात बिरयानी का ठेला लगाते। दोबारा मौका मिले तो मेरे पास तुम हो कि एंडिंग बदलेंगे? नहीं, क्या है यार? मेरे पास तुम वापस बनेगा तो एंडिंग वही है, मेरे लिए वही है, चाहे लोग जो बोलते रहे। वैसे जाज इस्लाम को हम कड़क स्क्रू भी बोलते थे मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप मुझे देखेंगे ईद पर एक्सक्यूज मी में, और होस्ट होंगे हुमायूं सईद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ईद मुबारक आप सबको। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड योर सपोर्ट। ख़वातीन व हज़रात, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लेगेसी अपनी ज़िंदगी में छोड़ जाते हैं। उनमें से एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि आज हमारे शो पे मौजूद है। इनके बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जहाँ मैं इनको अपना उस्ताद भी समझता हूँ, वहाँ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए जो इनकी खिदमत है, जो इनकी खिदमात है, जो इनका बॉडी ऑफ वर्क है, वो वाकई काबिल मिसाल है। नॉट ओनली ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टेलीविज़न एंड फिल्म इंडस्ट्री, he is one of the finest actors Pakistan has ever produced. He's a philanthropist, he's a businessman, he is a producer, he's an actor, balki he's one of the biggest names Pakistan has in the entertainment industry. Today it is my honor, it is my privilege कि ईद आपके साथ मनाने के लिए आ रहे हैं the one and only, the legacy, the legend himself, हुमायूं सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। वालेकुम सलाम। दिलबर, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और तुम्हें भी ईद मुबारक। गोश्त नहीं अभी तक भेजा आपने वैसे? लाहौर कैसे भेजूंगा? खराब हो जाएगा। वाकई 4 साल बाद आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, जेंटलमैन के रूप में देख रहे हैं, और आते साथ ही जेंटलमैन ने प्रमोशन, द कैंपेन इटसेल्फ, द प्रोमो इटसेल्फ एंड द प्रीमियर इटसेल्फ, इट वाज लार्जर देन लाइफ। और इतनी उसकी बज़ क्रिएट हुई और लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा इससे लेके आए थे, मगर जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे डबल इसका रिस्पॉन्स आया है। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ग्रीन एंटरटेनमेंट हो। मतलब आपको पता था कि इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा जितना आप एंटिसिपेट कर रहे थे? क्योंकि मुझे एक्चुअली डर था इससे, मुझे था यार लोग क्या पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आए, मगर अभी तक 5-6 एपिसोड्स के अंदर जो इसका रिस्पॉन्स आया है, जो फॉलोइंग आई है, जो लोगों ने इसको, अच्छा जितना इसको उन्होंने देखा है उससे ज़्यादा लोगों ने इसको कहा कि ये है क्या, ये चीज़ क्या है। सो वर यू एंटिसिपेटिंग कि ये इतना बड़ा हो जाएगा? देखें, एक तो ये कि वो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि कोई स्क्रिप्ट मुझे फंस जाता है, हाँ, जिसमें मेरा दिल करता है कि मैं एक्टिंग करूं या उसको प्रोड्यूस करूं। पर प्रोडक्शन मेरी नहीं है, वो सना समीना की प्रोडक्शन। हाँ जी, वो जी। लेकिन तो मुझे एक्चुअली सना ने बोला कि आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ लें। आप कर नहीं रहे थे ये? मैं नहीं कर रहा था, किसी और को ये लोग कास्ट कर रहे थे। और दूसरा ये कि ये भी था कि मैं क्योंकि ARY के साथ ही काम करता हूँ। ये जरा क्लियर कर दें, क्योंकि आपका और ARY का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। आपने उनके साथ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, आप ड्रामे भी उनके साथ करते हैं, बट ये आपकी एज एन एक्टर आप ग्रीन के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आई थी, वो भी मैं चाह रहा हूँ आप जरा क्लियर करें। देखो, क्लियर क्या करूँगा, उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तो मेरे घर की प्रोडक्शन थी, ये सना समीना इसे प्रोड्यूस कर रहे थे। दूसरा, मैं तब भी उनकी प्रोडक्शंस में कभी काम नहीं करता अगर वो ARY पे नहीं चलती तो। अच्छा, हाँ, तो नहीं करता क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट है। हाँ। और टाइम भी नहीं होता, और जब हम ARY के लिए कर रहे होते हैं या ARY के साथ पार्टनरशिप में फिल्म्स बना रहे होते हैं, हाँ जी, तो उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मैं 4 साल में एक दफ़ा कोई चीज़ करता हूँ तो हम ARY के लिए ही प्लान कर रहे होते हैं कि कोई ड्रामा बनेगा तो उनके साथ ही होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था कि सना समीना इसे प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ लो, और ज़ाहिर है खलील साहब का स्क्रिप्ट था, मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने पढ़ा
और मैं पहले उसको जान के नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा कहीं मुझे अच्छा ना लग जाए और मेरे दिल में ये ना हो जाए कि मैं ये करना है मुझे, और ऐसा ही हुआ। और फिर मैंने जब पढ़ा उससे, तमाम खलील हुमायूं की पहुंच से दूर रखो। हाँ, और मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और मैंने ऐसा कैरेक्टर किया हुआ नहीं था कभी। हाँ, एक्चुअली दिस इज ये एक जो भी गैंगस्टर, जो भी जिस किस्म का भी गैंगस्टर था, एक तो वो क्यूट वाला आंसर था जो मुझे ऊपर बड़ा से पसंद है, ऐसे क्यूट कैरेक्टर्स करना। आप रोमांटिक हीरो हैं मतलब, और ये एक और एक रोमांटिक कैरेक्टर था, और वेरी पॉजिटिव, उसकी वाइब अच्छी थी, डायलॉग्स अच्छे थे, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो आगे जो कहानी कुछ इस तरह उन्होंने सुनाया है ना खलील साहब ने, वो बहुत अच्छा है। तो बस मेरा दिल कर रहा था, मुझे एक फिल्म की तरह ये स्क्रिप्ट लगता जब दिल कर रहा था, मगर थोड़ा सा था फिर मैं फंस गया। हाँ, फंस गए। मैंने सोचा, अच्छा मैं आपको बताऊं कि सलमान जो है, सलमान इकबाल, वो वाकई इस किस्म के बंदे हैं कि यार उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हुमायूं अपना बच्चा है, करा जा करा, वापस से यहीं आना है तूने, कोई मसला नहीं, कर ले कोई मसला मतलब नहीं। वो यहाँ जब मैं अभी मिला ना, जब एक्चुअली सारे जो प्रोमोज वगैरह चले ना, और तो फिर सलमान पे थोड़ा सा प्रेशर आया। अच्छा, वो प्रेशर क्या, उसने मुझे बोला मुझे कोई मसला नहीं है, कहता ये जो मुझे लोग फिर सारे मैसेजेस करते हैं ना, ये देखें ये हुमायूं तो ARY पे आता है, इसको क्या हुआ कि इधर उधर क्यों चला गया। जाहिर बात। तो इस किस्म के मैसेजेस से वो ज़रा परेशान थे यार, ये रोज़ एक हर बंदे को जवाब देना पड़ता है कि नहीं वो स्क्रिप्ट क्योंकि किसी और का था, वो प्रोडक्शन उसकी थी, हुमायूं को कैरेक्टर अच्छा लगा। कहता मैं क्यों सारे जवाब दूं भाई। सलमान कह रहा मैं बोल बोल के थक गया हूँ। तो कह रहा भाई आइंदा ज़रा ख्याल रखो, नहीं इस तरह नहीं करो। मगर यहाँ उनका कैरेक्टर एक तरह रहमती का हो गया ना, उन्होंने कहा जा अपना नहीं रहमती आगे बहुत बुरा है उसको सलमान से ना मिलाएं। नहीं, ये हम लोग अदनान सिद्दीकी की बात करें, वो बहुत बुरे हैं। मेरा मतलब है रहमती बहुत बुरा है। रहमती बहुत, अदनान तो आपको पता है। अदनान ने कमाल भी किया है, बहुत 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 अच्छा कैरेक्टर किया है। नहीं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन की बात करते हैं। लोगों ने जितना प्रोडक्शन की इसकी तारीफ की है, इसकी जो लुक है और जिस तरह ये प्रोड्यूस हुआ है और जिस तरह इसकी एक वो ट्रू कराची का वो जो फ्लेवर दिखाया है इसके अंदर। हाइसम पहले से ऑन बोर्ड पे थे, डे 1 से ऑन बोर्ड पे थे। हाँ, ठीक है। तो हाइसम ने बड़े अरसे बाद, क्योंकि हाइसम का मेरे ख्याल पहली ये स्क्रिप्ट है खलील साहब के साथ उनकी। खलील साहब की क्या कंसर्न थी, हमें तो पता है कि खलील साहब माशाल्लाह बड़े ही मुंह फट हैं, वो बोल देते नहीं ये नहीं, हाँ नहीं, हाँ। तो वर बोथ ऑफ देम अलाइन। हाँ बिल्कुल, मैं देखें कुछ सीन्स जब शूट हुए, जाहिर है खलील साहब ने उनका काम देखा हुआ था, हाइसम का काम, और वो बहुत अच्छा करते हैं। खलील साहब का स्क्रिप्ट को हैंडल करने का एज अ डायरेक्टर जो है, वो नदीम जो है वो बहुत तरीके से, नदीम के ऊपर उनको ट्रस्ट भी है कि हाँ नदीम कभी भी, और एक रिलेशनशिप भी है, तो उनको कंसर्न था। लेकिन मैंने कुछ सीन्स जो थे वो शुरू में ही भेजे थे और उनको बहुत अच्छे लगे थे खलील साहब को, तो वो फिर ठीक थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी जहाँ तक आप लुक की बात कर रहे हैं, जो पूरे सीरियल का जो भी लुक है या उसकी जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, उसके अंदर जाहिर है ये जो प्रोड्यूसर्स हैं समीना और सना और साथ हाइसम ने मिल के ये जो सारा डिज़ाइन किया है, ये बहुत वो उनका क्रेडिट जाता है, उनको ये क्रेडिट जाता है। बाकी डेफिनेटली कास्ट जितनी अच्छी हुई है इसमें। यमुना आपकी चॉइस थी या डायरेक्टर साहब की? यमुना मेरी चॉइस थी, और मैंने कहा था, और मेरी जब हाइसम से बात हुई तो हाइसम ने उसको एग्री किया। खलील साहब को जब मैंने बताया कि हम यमुना को लेना चाह रहे हैं, तो खलील साहब ने फौरन एग्री कर लिया। और खलील साहब तो आप पता है हीरोइन पे तो आके उनका, हाँ, यमुना ने खुद मुझसे पूछा था कि आप होता है यमुना खुद मुझसे पूछ रही थी कि आपने क्यों मुझे सोचते हैं आप इस कैरेक्टर में, तो मैंने कहा मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए इसमें। अच्छा। और यमुना वैसे शक्ल से एक भोली भाली लड़की लगती है, लेकिन एक कैरेक्टर के अंदर मुझे स्ट्रॉन्ग लड़की और भोली भाली लड़की का स्ट्रॉन्ग दिखना, फिर वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। और यमुना एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं इसमें आप मर तो नहीं रहे? खलील साहब की कौन सी भी स्क्रिप्ट होती है, डे 1 से लोग कह रहे हैं मुन्ना तो मर जाएगा, मुन्ना तो मर जाएगा, मुन्ना तो स्पॉइलर अलर्ट हम पहले ही बता दें कि या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? यार देखें, अभी तो हमने एंड शूट नहीं किया, आपको भी पता है, ठीक है, तो मरना मराने का अभी भी नहीं पता, डिपेंड करता है कैरेक्टर आगे। अच्छा हाँ, ये आप लोगों ने मेरे पास तो मुँह से सीखा था कि आप लोगों ने उसका भी एंड बिल्कुल 2-3 दिन पहले जाके शूट किया था, इसका भी आप लोगों ने खुला रखा? नहीं, उसमें दो एंड शूट किए थे। अच्छा, वो इसके तो भी आपने करनी है? इसके 3 करेंगे अब। एक अपने लिए, एक उनके लिए और एक आवाम के लिए, एक आवाम के लिए। अच्छा, वैसे वाकई
मगर वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा, रिस्पॉन्स इतना जो आया? यार देखें, दिल तो यही करता है ना कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो इतनी बड़ी हिट हो। फिर आपने पीछे देखा हो कि जिस तरह मेरे पास तुम हो की कोई मिसाल ही नहीं मिलती, जिस तरह का वो हिट है, तो आपका बस ये ख्वाब में ही आ सकता है आपको कि अब मेरे पास तुमों का रिकॉर्ड टूट जाए या मेरे पास तुमों की तरह हिट हो जाए। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास तुम एक बड़ी मियाँ बीवी का और ये जो बीवी की बेवफाई और इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो सीन होता है, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाए तो वो बहुत बड़ा हिट होता है। ये एक अलग कहानी है, ये रोमांटिक कहानी ज़रूर है, मगर एक बिल्कुल अलग तरीके से बनी है। ये उस तरह की बहुत ज़्यादा, जिस तरह की फैमिली की जो पॉलिटिक्स होती हैं, ये उस किस्म का बिल्कुल उस तरह का घरेलू टाइप ड्रामा नहीं है। एक अलग इसकी नेचर है ड्रामे की। तो मैं इतना बड़ा रिस्पॉन्स जो है, जो पहले 2-3 एपिसोड्स में आ गया, पहले 2-3 एपिसोड्स में मेरे पास तुमों का भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था जो इसका है। हाँ, मैं उस पे बहुत 6वीं-7वीं के बाद उसने जाके पकड़ना शुरू किया था। तो रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए रेटिंग्स आगे क्या होती हैं, क्या इसके व्यूज़ होते हैं, इससे मुझे सरोकार इतना नहीं है। बस मुझे ये है कि जिस तरह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और जितना ये डिस्कशन में, मेरे ख्याल से कोई भी ड्रामा इतना डिस्कशन में नहीं है। तो आई थिंक अगर ऐसा चलता रहा तो ये मुझे बहुत खुशी होगी कि एक बार फिर हमें वैसी उस तरह की नहीं तो एक बड़ी कामयाबी मिली। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदनान सिद्दीकी जी। अदनान सिद्दीकी साहब इसमें रहमती बने हुए हैं और बहुत ही एक कह लें स्टार्टिंग में एक रहमती की बड़ी फील है और अभी आपने खुद ही कह दी कि रहमती बहुत बुरा इंसान है। अदनान सिद्दीकी ही क्यों? मतलब क्योंकि होता है कि ना कि बंदा कहता है यार पहले एक मैंने ड्रामा कर लिया 4 साल के बाद, अब मैंने किसी दूसरे बंदे के साथ करना है। और रहमती का कैरेक्टर के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस थी या आप लोगों ने पहले से ही सोचा होता कि अदनान से? यार देखें, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम शुरू में सोच रहे थे फरहान ताहिर साहब का। उनसे बात भी हो गई थी और उनकी कोई डेट्स का इशू था, वो अमेरिका में थे, हमें जल्दी शुरू करना था, वो ज़रा लेट आ रहे थे। अच्छा, और अदनान, ऐसा नहीं कि अदनान पहले दिमाग में नहीं आया था, अदनान दिमाग में आया था, मगर सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुमो लास्ट हमने साथ किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाह ही रहे थे कि वापस से वही हो जाएगा कि मेरे पास तुमो की तरह ये वापस से साथ आएंगे। लेकिन फिर हमें ये ख्याल आया कि 4 साल भी तो हो गए, तो कोई बात नहीं, अगर हमने कौन सा कोई 1 साल के अंदर अंदर वापस से ये और अगर लोगों को केमिस्ट्री आप लोगों की पसंद है तो फिर सना ने आई थिंक बोला या समीना ने बोला कि अदनान भाई को ही लेते हैं। तो खलील साहब से बात की तो खलील साहब ने बोला ओ हाँ ले अदनान को ले, वही वो तुम लोग की जो केमिस्ट्री है वो बस दुनिया में किसी की नहीं है टाइप, इस तरह बातें करते ना माशाल्लाह। तो वो अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा हो गया। और अदनान ने जो सरप्राइज किया है अपनी एक्टिंग से, लुक चेंज हुई, वह पूरी लुक तो चले, लुक तो चेंज हो ही जाती है, जो एक्टिंग जिस तरह वो कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हाँ, नहीं वो आप लोगों की केमिस्ट्री नज़र आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यमुना और आपका इतना रोमांस नहीं जितना आपका और रहमती का रोमांस चल रहा है। हाँ, जाहिर है यमुना और मेरा रोमांस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्पॉइलर ड्रामे में स्पॉइलर अलर्ट। जहाँ हम लोग जेंटलमैन की इतनी बात करें, मैं ये ज़रूर मतलब जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमेशा प्रोड्यूसर्स कैप भी पहनी हुई है, तो आप अपनी प्रोडक्शंस को खुद ही देखते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन आपकी पहली दफ़ा आपने अपनी वाइफ और आपने अपनी बेटी की प्रोडक्शन की है। क्या डर क्या था, या आपको कंफर्टेबल थे कि नहीं ये हो जाएगी? क्योंकि एक होता है ना कि यार मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, तो आप अपनी चीज़ वो हमेशा ऑन रखते हैं कि यार ये इस तरह कर लेते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर मेरा कंसर्न खुद ब खुद ही हो जाता है जब आप एक्टिंग भी कर रहे हो और आपको पता है घर की प्रोडक्शन है तो हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत रिलैक्स होकर काम किया, मेरा वैसे भी फोकस एक्टिंग के ऊपर बहुत चाहिए था। इसमें बहुत लंबे लंबे सीन्स हैं इसके अंदर, बहुत वही बात है अगेन, यहाँ पे मैं ऐसा लुल्लू पप्पू एक शौहर नहीं था, वो मैं ज़्यादा आसानी से कर लेता हूँ। आसानी तो खैर कोई आसान कोई काम नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल लगती है एक्टिंग, तो मेरा बहुत मुझे फोकस चाहिए होता है। आपको पता है मैं सीन करवाते हुए, तुम तो साथ ही होते हो, हाँ जी, मैं बात भी नहीं करता। हाँ जी बिल्कुल। और तुम अगर कहीं गाने वाने लगा देते हो जो अक्सर हमें वर्गलाने के लिए जो उल्टी सीधी हरकतें करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं ये नहीं करो अहमद, मुझे तुम फोकस हटा रहे हो हमारा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो।
पता है ना तुझे, मैं ऐसे बोलता हूँ। हाँ जी, ये मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, मान लिया। तो शर्मिंदा भी हो उस पर। नहीं मैं, हाँ ठीक है, मैं मतलब मैं ठीक है, तो शर्मिंदा हूँ। वो इतना फोकस चाहिए होता है, और जब मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा होता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सना समीना ही संभाल रही थी सारा। तो आपके सर पे नखरे, था। आपके नखरे पूरे हुए हैं। मैं मेरे नखरे पूरे हो। जी 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 जी, एसी आपके पास ही लगा था, मेरे पास नहीं। कौन सा आगे AC? चलते हैं, खैर आगे चलते हैं। चलें, ये तो बात होगी जेंटलमैन की, ठीक है ना। हम्म। अब हम लोग आगे ज़्यादा चलते हैं, अब हुमायूं सईद के ऊपर आते हैं। हाँ। हुमायूं सईद जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान की पहचान भी बन चुका है और इतना बड़ा नाम भी है। शुरू वहाँ से करते हैं, वो क्राउन की किस का, जो क्राउन में आपने किस की थी, उसके लिए प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस? वो किस थी? तो उसको किस कहते हो? ऐसी होती है किस? होंठ होंठ से, अच्छा ये किस नहीं होती तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंसर्न्स क्या थी नहीं यार। था भाई, ग्रीन स्क्रीन थी सामने, ऐसे लगाया उन्होंने, मुझे 3D में शूट किया, और उन्होंने बाद में किस दिखा दी। वाह वाह वाह। तो ख्वातीन हज़रात, किस किस को आप झूठ बोलेंगे, यही होता है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ किस किस की तरह झूठ बोलना चाहिए, उस तरह होता है। अच्छा, द क्राउन ऑब्वियसली बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के अंदर कास्ट किया गया पाकिस्तानी को, एज पाकिस्तानी एक्टर को ही लेके कास्ट किया गया, और उसके लिए भी आपके काफ़ी ज़्यादा वो आए थे कि जी 2-3 लोगों को ऑडिशंस हुई थी इसके लिए। ये आपको किस तरह, 7-8 लोगों के, 7-8 लोग? ये मुझे हमारे जो मैनेजर थे, जो एजेंट थे हामिद, उन्होंने बताया था। खैर मुझे बस अप्रोच उन्होंने कर लिया, कोई जो भी था, जो भी उन्होंने सोचा हुआ था, जो भी शायद हमारी तस्वीरें गई हों, जो भी और दूसरे एक्टर्स थे जो। ये मेरे पास तुम हो तो तब तक हो Recording चुका हुआ था ना? हाँ, मेरे पास तुम हो तो मेरे हो चुका पास था। ये, हाँ मेरे पास तो डेफिनेटली हो चुका बिल्कुल। था। उसके बाद की बात है ये, जब कोरोना चल रहा था, मुझे मुझे हुआ हुआ था जब मेरे मैं पास। लंदन में था, आप भी थे जब मैं फिल्म शूट कर रहा था, तो आपका ये हो रही थी, ऑडिशंस हो रही थी और आप आ गए थे शूट करने के लिए। नहीं, ऑडिशन तो मैंने यहीं दिए थे सब, जब मैं कराची में था। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त मुझे कोरोना हुआ हुआ था। हाँ, हाँ, कोविड हुआ हुआ था मुझे। हाँ कोविड चल। और तब तब मैंने इसका ऑडिशन दिया था, और मैंने कभी ऑडिशन यही नहीं। दिया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह करना है। तो खैर मैंने दिया, मैंने वो नादिर को बुलाया, मैंने कहा भाई मुझे इस तरह खुद से तो मुझे कैमरे में देख के ये जो शाउट आउट देता हूँ वो नहीं बोला जाता, तो मैं सीन पे पूरा कैसे बोलूँगा। फिर वो नादिर, एक डायरेक्टर जो गाजी के डायरेक्टर थे, वो आए, वेरी स्वीट। उसने मेरे साथ आके कुछ रीडिंग्स की, और फिर मुझे उसने शूट करके भेजा। तो पहला जो सीन भेजा, और वो उनको पसंद आ गया। अच्छा फिर मुझे फ़ोन आया कि आप टॉप 5 में आ गए। फिर दूसरा सीन भेजा, अच्छा, दूसरों का नाम नहीं बता रहे थे कि ये नहीं, लोग नहीं, नहीं गए नहीं। हैं? ओह, तो कहते किसी को आपका नाम भी नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते। वेरी मैंने भी एक दफ़ा ही पूछा था, फिर मैं समझ गया था कि ये नहीं बताएंगे, तो मुझे खैर उससे कंसर्न भी नहीं था, कि अच्छा ही है कि किसी का नहीं पता, किसी को नहीं मगर वो पता। पाकिस्तानी एक्टर्स ही देख रहे थे? वो कह रहे थे पाकिस्तानी, और उसमें 1-2 इंडियन भी थे, अच्छा, 1-2 इंडियंस भी थे, ओके। और हो सकते थे। अच्छा, और वो आपका बड़ा एक, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नेटफ्लिक्स के इतनी वन ऑफ द बिगेस्ट उनकी जो सीरीज थी उसके अंदर आपने बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर आपने किया था, मगर उसके अंदर आपकी लुक जो थी उन्होंने बिल्कुल वो हीरो से हटा के एकदम एक बड़ा ऑर्डिनरी मैन, और ये सारा कुछ इंसिक्योरिटी तो हुई होगी यार, ये क्या मतलब मेरी लुक एकदम चेंज करें और ये वो सारा कुछ? हाँ, वो मेरे बाल क्योंकि बिल्कुल आगे से उन्होंने कम कर दिए थे, कि इतने थिन कर दिए थे यहाँ से कि यहाँ बाल थे ही नहीं। हाँ और वो जब उसको यूं करते थे तो वो ऐसे लगता था जैसे अंदर से, हाँ, जैसे कम बाल हैं हाँ कुछ। बिल्कुल। हालांकि डॉक्टर असनाद के कम बाल नहीं थे, लेकिन खैर उन्होंने मेरी एक लुक बनाई थी। आई थिंक वो एशियन की एक लुक हाँ बनाई थी। ज़रा मेरा कलर भी उन्होंने थोड़ा सा टैन किया था, बिल्कुल। और आई डोंट नो व्हाई, बट उनको ये पसंद आ रहा था। प्रॉब्ली ज़रा एक डिफरेंट दिखाने के लिए भी शायद, कि सब उनमें एक एशियन अगर कोई दिखाना है, 2 एशियन दिखाने हैं, तो उनको लुक उनका थोड़ा सा चेंज किया जाए। और जो उन्होंने लुक मेरे देखे होंगे, ज़्यादातर सीरीज या फिल्म से मेरा लुक हाँ और बड़ा एक ही तरह का होता है, ज़रा ये इस तरह वाला होता है, तो सख्त लौंडा। सख्त लौंडा टाइप होता है। हाँ, तो उनको एक सॉफ्ट उन्होंने मुझे बनाया, सॉफ्ट लौंडिया चाहिए थी। सॉफ्ट लौंडा चाहिए था, तो उन्होंने मुझे सॉफ्ट बना दिया। अच्छा जी, उससे पहले आते हैं, अब मेरे पास तुम हो
मेरे पास तुम हो आपको पता है कि आपकी करियर के अंदर एक इतना बड़ा लैंडमार्क है कि अब आपके लिए ही वो एक कहने के बेंचमार्क बन गया था कि यार अब मेरे पास तुम हो करना है। मेरे पास तुम हो के लिए नदीम बेग, आप, खलील साहब, और जिस तरह का फेम उस ड्रामे को मिला और जिस तरह की माइलेज उस ड्रामे को मिली, आई थिंक इट रीडिफाइंड आप लोगों को, अदनान को, नदीम को, ऑल ऑफ यू, इट रीडिफाइंड ऑल ऑफ यू। और वो भी यही इस तरह था कि आप नहीं पहले कर रहे थे, क्योंकि वो भी मतलब एक दो लोगों को ऑफर हुआ था। मैंने उसको 7 साल से रोका हुआ इसलिए था, रोका हुआ से मेरा मतलब कि वो समहाउ पता नहीं क्यों वो बन नहीं पाता था। और मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं ही उसमें काम करूं और दानिश वाला कैरेक्टर मैं ही करूं। लेकिन बीच में फिल्म्स का बहुत टाइम आ गया ना। पिछले 5-6 साल हमने फिल्में बनाई हैं, जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी। अब जब वो फिल्म हिट होती थी, एक तो हर बंदा मुझे बोलता था सबसे पहले वासे, भाई अब आपने ड्रामा नहीं करना। अब वो अच्छा, फिर दूसरा है कि जब आप एक फिल्म करते हो तो पता है एक साल में जब एक फिल्म करो तो उसकी प्री में और उसकी रिहर्सल्स में या उसकी तैयारी में इतना टाइम लग जाता था कि आप तो निकलता है, हाँ निकल ही जाता है। फिर जब उसकी शूटिंग का टाइम आया था तो हम हमेशा शूट शुरू करते थे कोई एंड ऑफ ये जो अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो फिर कोई और काम हो नहीं सकता था, तो हर साल वो ड्रामा डिले हो रहा था। तो फिर हमारी प्रोडक्शन कंपनी जो है, मतलब वो ARY भी हमसे ये कह रहा था, हमारी प्रोडक्शन कंपनी को भी ड्रामा कोई ना कोई देना होता है। तो उन दिनों हमारे पास अच्छे ड्रामे थे, बट इतना अच्छा ड्रामा हमने क्यों रखा हुआ है। तो नदीम ने भी मुझे बोला यार इसको हम किसी और से करवा लेते हैं। अच्छा, नदीम कि उसको डायरेक्ट भी किसी और से करवा लेते हैं, एक्ट भी तुम छोड़ो, अब तुम फिल्में कर रहे हो, तुम किसी और से करवा लो। हाँ। तो फिर हमने बीच में कोशिश की कि मैंने अदील हुसैन से भी बात की उसमें, लेकिन बड़े सच्ची बात बताऊं बहुत ही छोटे दिल से, दिल नहीं कर रहा था वो किसी को देने के लिए। फिर फिरोज से बात की और डायरेक्ट उसको कासिम उस वक्त कर रहे थे, बट कासिम जब डायरेक्ट कर रहा था तो भाई मैं ये रोल पढ़ रहा हूँ, रोल आपका है, रोल आपको करना चाहिए, आपको ना। तो वो और मेरे को, मैंने कहा यार तू रोज मेरे को फिर से लालच दे देता है इसकी, क्यों मैं अच्छा भला अब इससे निकल गया हूँ, इसको करवा लो किसी से, और मुझे ना बोल रोज ऐसी बातें कि मायूं भाई आपको करना चाहिए। तो फिर मेरा दिल अंदर से वो फिर पता नहीं, एक दो, मैं नाम नहीं लूँगा, एक दो एक्टर्स ने मुझे ऐसी बात कर दी, चाहे वो पैसों में थी या जैसी भी थी, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया कि यार मैं ये इतना अच्छा कैरेक्टर दे रहा हूँ, एक तो मेरे दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, तो तुम ऊपर से ऐसी बात कर रहे हो। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं नदीम के पास गया उसी वक्त, मैंने नदीम को बोला, मैंने कहा नदीम ये मैं कर रहा हूँ, फिल्म कर लेंगे अगले साल, ये मैं करूँगा, तू इसको डायरेक्ट कर रहा है, बस करो। हाँ। ऐसे ही हुआ था। नदीम बोला यस करते हैं, हाँ चलो फिर ठीक है। और बस तैयार थी उस वक्त। कितनी एपिसोड्स उसकी लिखी हुई थी? उस वक्त लिखी हुई थी 12 लिखी हुई थी। 12 लिखी हुई थी। और फिर खलील को जब पता चला कि फिर कि जब हम ही कर रहे हैं और नदीम ही कर रहा है, और मैं जो खलील साहब चाहते थे कि ऐसा ही हो कि तुम करो और नदीम उसको डायरेक्ट करे और अदनान उसमें वो वाला कैरेक्टर करे। अदनान शुरू से डिसाइड था कि वो कैरेक्टर वो करेगा, तो दूसरा बंदा था शहवार। तो बस फिर हमने कर लिया। हाँ, बिकॉज शहवार वो तो दान भाई भी कहते हैं कि यार री-इन्वेंट मुझे किया इस कैरेक्टर ने। एक वो नहीं होता कि लाइफ बिफोर शहवार, लाइफ आफ्टर शहवार। और जब अदनान आता था शूट के ऊपर तो डरा हुआ होता था, कहता मुझे लगता है मैं स्कूल आ रहा हूँ, मुझे ये लाइनें याद करनी है और इसी तरह बोलनी। अदनान भी मेरे ख्याल से पीछे जितना भी उसने काम किया वो जब लाइनों में ऊपर नीचे कर देता था, और हम ये सब करते रहे। लेकिन जब से मैंने खलील साहब के या उमैरा अहमद के ये जो ड्रामे करना शुरू किए थे, तो फिर इनकी लाइन को इधर उधर करो तो लाइन ख़राब हो जाती है। हाँ। लेकिन हम दूसरे राइटर्स का सीरियसली बहुत इधर उधर कर देते। मैंने लास्ट अच्छा जो किया था, और मतलब उमैरा के बाद फायज़ा इफ्तिखार का एक अच्छा मैंने किया था, और ये जो आखिरी 8-10 सालों की बात बता रहा हूँ। और एक मैंने काफिर किया था, और एक मैंने ये खलील साहब का किया। जब से खलील साहब किया तो वो लाइन इधर से उधर बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक बड़ा वो तो अदनान जो है वाकई घबराया हुआ होता था और मुश्किल से कर पाता था सीन को, मतलब लाइनें मुश्किल से याद कर पाता था। आयजा नदीम ने बट अपना एक्सप्रेशन अच्छा करता था। आयजा बिल्कुल नदीम ने कास्ट की थी और खलील साहब को बताया और खलील साहब ने अग्री किया। ये कैसे हो सकता है? खलील साहब ने मान लिया, पहले ही मान लिया? क्यों नहीं होता ना, खलील साहब के माइंड में एक होता है कि यार मेरी हीरोइन ये होगी। आपको पता है माशाल्लाह खलील साहब की तो अपनी एक वोकैबुलरी इस तरह होती है, ये होगी। आई थिंक हुआ क्या था कि
महविश से भी बात हुई थी, हम्म, लेकिन जब नदीम नहीं कर रहा था तो शायद महविश ने मना कर दिया था करने Okay. से। लेकिन उस मगर वक्त जब आपने यस किया था तब तक आयजा पहले ही होगी जब पहले ही हो चुकी थी, जब हमने यस किया तो आयजा पहले हो चुकी थी। तो फिर जो जिनको हमने ऑफर की थी पहले, जब हम वापस आए तो उनके वापस फ़ोन आए थे कि ये क्या हो गया, आप लोग तो नहीं थे इसमें। अच्छा, तो अब कैसे, तो अब हम करने को तैयार हैं। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, आयजा को ले लिया, और आयजा ने किसी और के साथ भी हाँ कर दिया था। तो ये भाई चीज़ अगर आप अब- देखें तो औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही लेकिन वो उन्होंने भी डर के, क्योंकि उनको था कि एक बीवी जो इस तरह करेगी तो पता नहीं क्या हो, किस तरह का इम्पैक्ट पड़े। लेकिन आप देखें, आयजा का भी एक गेम चेंजर था आयजा के लिए भी। माल शी डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया। और ऐसी लड़की जो लगती नहीं कि ऐसा करेगी और वो ऐसा कर गई उसमें, तो वो ड्रामे को हेल्प किया था नहीं वो तो उसके आपको- कैरेक्टर ने, या उसकी एक्टिंग ने, या उसके होने से। बेशक जी बेशक। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा पास्ट में जाते हैं, माशाल्लाह आपकी फैमिली के ऊपर बात करते हैं। आप 5 भाई हैं जैसे, और आप लोग, कई लोगों को नहीं पता वगैरह, एक्चुअली ये पंजाबी हैं। आप कराची किस एज में आए थे? नहीं, मैं आया नहीं था, मैं कराची में पैदा हुआ। अच्छा, आप यहीं पैदा हुए? ठीक है, मैं मदर टंग इज़ पंजाबी, और घर में मेरे पंजाबी बोली जाती थी। मेरे अम्मी अब्बू पंजाबी में हमसे बात करते थे, हम आगे से उर्दू में जवाब देते थे। अच्छा हाँ, और मेरी अम्मी मियाँ चन्नू से थी, अब्बू पंजाब लाहौर से थे। अच्छा, जी, तो इसलिए आप लोगों का पंजाब आना जाना लगा रहता था लगा रहता था बचपन में। बचपन में? अभी भी लगा रहता है आपका? अभी तो मैं लाहौर ज़्यादा जाता हूँ, लेकिन मियाँ चन्नू में बचपन में जाता था। अच्छा, भाइयों में से माशाल्लाह you're the number 1, आई थिंक ये नंबर 2 जी, नंबर 1। आप नंबर 1 पे। कैसे भाई हैं आप? मतलब वही के स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या इमोशनली मेरे कॉम्प्रोमाइज? ख्याल से मुझे तो लगता है मेरा हर भाई मुझे डांट देता है। मैं इमोशनली कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ऐसे ही हूँ। तो कॉलेज लाइफ भी आपकी कराची में ही रही है। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैट्रिक तक मैं बहुत बहुत अच्छा था। हैं? मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से नीचे नहीं आया कभी। क्या बात है आपकी। कोई तकरीबन जब 6 7 8 9 10 तक, मैट्रिक तक मैं ऐसा था, बड़ा पढ़ाकू था। उस वक्त आपके माइंड में क्या था कि कोई बिजनेस आपने करना है, कोई बैंकर बनना है, क्या बनना है? यार उस वक्त तो बस मेरे अब्बू के मुँह से सिर्फ मैं 2 नाम सुनता था, डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ 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 हाँ। और अब आप डॉक्टर भी बन चुके हैं, इंजीनियर भी बन चुके हैं, गैंगस्टर भी बन चुके हैं, मियाँ भी बन चुके हैं, सर्जन भी बन चुका हूँ। सर्जन भी बन चुके हैं। हाँ। मतलब आप तो पूरे जॉनी सिन हैं। यार ये तो फुल टॉस थी। अच्छा खैर, नहीं मगर किस एज में आपको जाके वाकई हुआ था कि यार मॉडलिंग की आपको ऑफर आई थी ना सबसे पहले? आपने एक एड में काम किया था या? ना, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं आपको बताऊं कि मेरा, ये मैं कुछ और जगह भी बता चुका हूं कि मैं फैक्ट्री में जॉब करता था। ठीक है, फैक्ट्री में मेरी जॉब बड़ी सेट थी। मैं 3 फैक्ट्रीज का जीएम था, अजू और 21 साल की एज में। ओके। क्योंकि उन दिनों काफ़ी हमारे हालात बड़े, मेरे फादर की जो जहाँ भी काम करते थे वो जगह बंद हो गई थी। ज़रा हमारे ऐसे हालात है जिसमें मेरे पे जिम्मेदारी थी कि मुझे काम करना है, और मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था। अच्छा, स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसी में, अच्छा, मेरा दूसरा ये कि मेरा भाई जो है, वो जो मेरे से छोटा भाई है, वो उस वक्त 16 साल की एज में गिर गया था, और उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, और वो पैरालाइज हो गया। तो मेरे अस्पताल के चक्कर, और वो जो लाइफ थी, मैंने वो जो 16 से 20 के दरमियान जो देखी है, मैं क्योंकि 17 का था उस वक्त, तो जो 3 साल 4 साल बहुत तकलीफ के देखे थे। हाँ जी। तो उसमें मुझे जॉब करनी थी, पढ़ाई से मेरा दिमाग हट गया था। मैं कर रहा था साथ, बीकॉम मैंने किया, बैचलर कर लिया, मैं कॉलेज में आ गया, मगर दिमाग पे परेशानियाँ इतनी थी कि मुझे काम करना पड़ा। और मैंने काम जब शुरू किया उस फैक्ट्री में, तो 1 साल में मैंने इतनी मेहनत की, मैं फैक्ट्री से निकलता नहीं था, और 1 साल के अंदर मुझे 3 फैक्ट्रीज का जीएम बना दिया। मैं गाड़ी मिल गई मुझे, और सब कुछ। तो वो एक मेरी लाइफ माँ से। और अभी आपकी शादी नहीं चेंज हुई? मेरी शादी अभी नहीं हुई थी। शादी मेरी हुई है जब मैं एग्जैक्ट 23-24 साल का, 24 साल का था, और 25 साल का था तो मैं एक्टर बन गया। हाँ, तो एक्टिंग कैसे आई जिंदगी में? एक्टिंग ऐसे आई कि मेरा जो अपना यही जो ओनर थे फैक्ट्री के, मैंने फैक्ट्री की बात इसलिए कि नदीम साहब ने मुझे बोला, एक दफ़ा मैंने एक शो किया फैक्ट्री के अंदर, जिसमें वैरायटी टाइप शो, जिसमें मैंने सारे कटिंग मास्टर्स और डाइंग मास्टर, इन स्टिचिंग मास्टर से गाने शाने गवाए, खुद भी गाया उसमें, और एक शो सा मैंने खुद ही मतलब होस्ट किया आपने? होस्ट नहीं किया,
मैंने बनाया वो शो। अच्छा उन फैक्ट्री वालों के हमारी एक बहुत बड़ी शिपमेंट गई और मैंने उसके लिए वो शो बनाया, और वो शो मेरे ओनर ने देखा और वो हंस हंस के पागल। जाहिर है अब आपका अपना कटिंग मास्टर जो है वो गाना गा रहा हो या कोई एक्टिंग कर रहा हो या इस तरह की चीज़ें कर रहा हो स्टेज के ऊपर आके, तो बहुत उनको हंसी आई। उन्होंने उस वक्त मुझे बोला कि तुम वो ड्रामा में क्यों नहीं आते। वो खुद मॉडल था। अच्छा। जो नदीम थे वो रैंगलर के उस वक्त वेरी गुड लुकिंग गाय, और हाँ तुम क्यों करते हो पागल। अगर रैंगलर जीन्स अगला पहन रहा है, तो उसका मतलब शेप में होगा, सख्त लौंडा होगा अगला। बहुत बहुत हाँ, तो वही। बहुत मेरे ख्याल से उस वक्त मैंने ऐसा मॉडल इतना गुड लुकिंग बंदा नहीं देखा, सीरियसली बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं ये जो एक्टिंग के लिए मुझे पीटीवी में बुलाते रहते हैं, तुम करो। मैंने कहा आप मुझे किस काम पे लगा रहे हैं, मैं आपकी फैक्ट्रीज रन करता हूँ। पता नहीं क्या है, तुम जाके। मैं उनके कहने पे गया, मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। मैं ऑडिशन में उस वक्त नई प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई थी, ये 94 की बात है। हाँ। और उन्होंने मुझे उसमें ले लिया उस कैरेक्टर में, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई उसकी तो मुझसे वो नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता, ये कैमरा सामने है, ये कट करके फिर मुझे को इधर देख के क्या बोलना है, सिंगल कैमरा शूट जो होती है, तो ये मैं चीट क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आया। तो उन्होंने मेरा कैरेक्टर को चेंज कर दिया, उन्होंने लीड किसी और को ले लिया और मुझे हटा दिया। अच्छा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं अगर करना था तो वही करना था, वरना मुझे करना ही नहीं काम। मैंने वो छोड़ दिया। मगर मेरे जहन में ये बात बैठ गई। उन्हीं दिनों हमारी फैक्ट्री जो है लाहौर में शिफ्ट हो रही थी। लाहौर में जा नहीं सकता था अपनी फैमिली की वजह से। तो मैंने फिर जो है चांस लिया। मेरे एक दोस्त ने बोला कि हम पैसे कितने पैसे लगाओ तो एक ड्रामा बन जाता है। किसी ने मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अब बोला कि आप हीरो लगते हैं, हीरो बन जाए। मेरे जहन में था, मैंने कहा चांस लेता हूँ, हीरो तो हूँ मैं आया उसके अंदर हीरो। मैंने एक ड्रामा बनाया जो कि बाद में पता चला कि वो 2 का नहीं 4 लाख में बनना है। मेरे दोस्त ने 2 लाख रुपये, मैंने अपने 2 लाख उसमें लगा दिए थे। अब मेरे फिर एक और दोस्त ने उसके अंदर 2 लाख रुपये लगाया, उसको कंप्लीट करवाया। वो ड्रामा बहुत बुरा बना, लेकिन जिस प्रोड्यूसर ने मुझे उस प्ले में से निकाला था उसने वो उसकी एडिट होते हुए देखी। उन दिनों नया प्रोविजन एक पोस्ट हाउस था, वो खुला था। तो वहाँ पे पोस्ट हो रही थी मेरे ड्रामे की। उसने देखा, उसने बोला कि ड्रामा बहुत बुरा है लेकिन तुम अच्छे हो। तो फिर उसने मुझे 95 एंड में या 96 के शुरू में ये जहाँ 96 में मुझे पहला प्ले करवाया था पीटीवी का, ये जहाँ, जिसमें सब उस वक्त एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी, फरहान अली आगा, बाबर अली, ये सब उसके एक एपिसोड में आए हुए थे। तो 7वां 8वां कोई एपिसोड था जो, तो वो मेरा था। अच्छा, वो इंडिपेंडेंट थे सारे? इंडिपेंडेंट थे। एक उसमें एक गाना होता था और छोटी सी 25 मिनट की स्टोरी होती थी। तो उसमें उन्होंने मुझे लिया और उसके बाद मुझे आते ही मेरीन जब्बार ने अब तुम जा सकते हो में लिया, यासिर अख्तर ने लिया मुझे जहर में, काजिम पाशा ने मुझे ड्रामे के लिए बुलाया, उसका नाम था इल्ज़ाम, और सुल्ताना सिद्दीकी ने उसी वक्त में मुझे एक ड्रामे में बुलाया जिसमें नुमान एजाज और मानूर बलोच थे। नहीं, मगर ये पूरा लॉट जो आया था, जिस तरह वो होता है ना कि हर एक 10 साल बाद एक लॉट आता है, 10 साल बाद एक लॉट आता है, आप लोगों का ये लॉट आया था जिसमें आप, फैसल कुरैशी, अदनान और ये सब मुझसे पहले आ चुके थे। हाँ, मगर आप एक तरह उस लॉट के मैं असल में मैं उस वक्त था, मैं उसके एंड में आया हूँ। मैं 96 में आया जब प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। हाँ। और मैंने एक्चुअली पीटीवी का कोई भी सीरियल नहीं किया हुआ। पीटीवी का कोई भी सीरियल नहीं किया हुआ। उस टाइम पे पीटीवी का सीरियल सब कर चुके थे, जैसे बदनान, एजाज, फैसल, ये सब कर चुके हुए थे। तो उस वक्त पीटीवी का मैंने कोई सीरियल नहीं किया। मैंने फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस की जो पीटीवी पे चली, जैसे मेहंदी या कभी कभी प्यार में, और ये जो तुम ही तो हो, और बीच में आपने फिल्म की ना, बीच में आप 2000 में मैंने 99 में मैंने फिल्म की, समीना पीरजादा ने मुझे बुलाया। वो फिल्म फिर अगेन वो फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया है सब कुछ। तो फिल्म भी अच्छी थी, इंतहा उस वक्त के हिसाब से वो बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर आपने वो भी की, वेरी गुड दुनिया वेरी बैड, मैंने कहा नो पैसा नो प्रॉब्लम की। नो पैसा नो प्रॉब्लम, वो एक थी एक फिल्म, उसका डांस क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ, मैं कभी वायरल करूँगा। मैंने कभी ना करना। चलो, वैसे हर चीज़ आपकी वायरल होती तो ये भी कर, मुंह पर ना ये चाय फेंक दूंगा मैं। ये चले, खैर आगे चलते हैं। मैं ये इसलिए आपका पास की बात करें क्योंकि आपके लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा इंटरफेयर करते रहते हैं। वो अभी हाल ही में एक क्लिप निकली थी जिसके अंदर कोई अखरोट है, कोई स्ट्रॉबेरी, कोई पाती टाइप के है, जिन्होंने एप्रिकॉट जिन्होंने फिर से एप्रिकॉट यूट्यूब चैनल, जी कुछ उस तरह करके, तो उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर फिर से
वायरल होने की कोशिश की कि जी मतलब कि आपकी अपनी औलाद नहीं है और ये वो सारा कुछ. हालांकि सना इज़ योर डॉटर, शी इज़ ऑलवेज बिन देयर एंड एवरीबडी नोज दिस इन द इंडस्ट्री. अरे ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी एक ही बेटी है हाँ जी. और वो है सना, हालांकि वो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वो साली है. साली है. तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिल को तसल्ली ना दें ये बोल के कि वो मेरी साली है. वो मेरी बेटी है और आप सब लोग जानते तो हैं. जी जी. अब 25 साल हो गए माशाल्लाह. वो मेरे साथ है. मैंने और समीना ने उसे पाला है और मेरे घर की रौनक है, मेरा सब कुछ, एवरीथिंग, मेरा प्यार, मेरी जितनी भी मैंने कमाया है, मेरी कंपनी, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो मेरी सारी खुशियाँ हो, वो सिर्फ सना के लिए हैं. माशाल्लाह. और सना, सुन ले गौर से, सना मेरी बेटी है, बेटी है, बेटी है, साली नहीं है. अच्छा, और मतलब वो कहते हैं ना कि जी द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, बिकॉज हर बीइंग अ प्रोड्यूसर, और जब उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, वाज इट अ प्राउड मोमेंट फॉर यू? बिकॉज डिड यू वांटेड हर कि भाई अच्छा ये भी मतलब प्रोडक्शन में है? देखिए, प्रोडक्शन में जो है, प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल काम है. बहुत ज़्यादा. उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल मेरे लिए तो खैर एक्टिंग भी है, लेकिन एक्टिंग फिर एक नखरे वाला काम है जहाँ आप नखरा दिखा सकते हैं. हाँ. लेकिन प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है जहाँ रोज़ आपको 10-20 एक्टर्स को हैंडल करना पड़ता है और प्रोडक्शन के बहुत सारे राड़ों को, उसमें डायरेक्टर और 10 चीज़ें. आपने सना को मना नहीं किया कि क्या? मैंने उसको मना किया था, लेकिन उसने देखे पिछले 25 साल से हमें ये करते हुए देखा है. हाँ. और अब ये तो नहीं हो सकता कि उसके दिमाग, हालांकि वो पहले फैशन डिज़ाइनिंग में थी, कपड़े डिज़ाइन करना ये सब उसका काम में था और उसमें वो बहुत अच्छी थी. हमारे कितने जितने सीरियल्स पीछे को 10-12 सालों में बनते थे, वो सारे वो उसके काफ़ी वार्डरोब उसने डिज़ाइन किए हुए और वो बहुत अच्छी थी और हर एक्टर को उसके वार्डरोब पसंद भी आते थे. और लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन का हुआ कि जब उसने मनमायल बनाया और तो दूसरा फिर अलिफ, और बहुत सारे उसने को 20-22 सीरियल प्रोड्यूस कर लिए हैं इसने और समीना ने मिलके. तो उसमें मैंने शुरू में उसको ये मार दिया. मैंने कहा नहीं, अभी छोड़ देगी, ये इतना स्ट्रेस नहीं ले सकेगी, प्रोडक्शन का स्ट्रेस बहुत आपको होता है, लग अभी रहा था? छोड़ देगी, अभी छोड़ देगी. कि बीच में फिर ये, क्योंकि मैं अब अपनी प्रोडक्शन कंपनी देख के जब रात को घर आता हूँ और मैं, सना, समीना, हम जब साथ बैठते हैं, तो उसमें भी जब काम की बातें होना शुरू हो गई ना सना की तरफ से, तो मैं डर गया. मैंने कहा यार मैं सारा दिन पहले यहाँ खपाओ अपना सर, फिर रात को जो है फिर इनसे जो कोई और बातों की जगह, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि औरतें जब काम करती हैं ना, तो वो फिर बड़ी डेडिकेशन के साथ करती हैं डिटेल में. और वो उनका दिमाग फिर ऐसे नहीं होता कि वो हम स्विच कर लेते हैं अब, हाँ. या इतना एक्सपीरियंस हो गया कि ठीक है, ये हो गया अभी मसला, ये ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं. 10 मसले हम इतने पहले पीछे देख चुके हैं, तो दूसरे दिन जो है वो किसी ना किसी तरह सॉल्व हो ही जाता है. उनको वो मसला जो है ना अभी सॉल्व करना पड़ता है कि आज अगर मसला हुआ है तो 2 घंटे में वो करना है, उसको एड्रेस करना है, वो सॉल्व करना है. और हमसे ज़्यादा जो है ये बेहतर होती हैं काम में वैसे जब पढ़ती हैं. तो मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन now she's doing wonderful. हाँ, अब वो अच्छा कर रही है और मुझे बहुत फ़ख्र है. क्या बात है. जहाँ फ़ख्र की बात करते हैं तो फ़ख्र तो नहीं, लेकिन नदीम एक आपकी ज़िंदगी में है. हाँ. और नदीम बेग और आपका रिश्ता वो उसी तरह है कि आपकी एक बीवी का नाम समीना है, दूसरी का नाम नदीम है. नदीम आपकी ज़िंदगी में कब आए? नदीम मेरी ज़िंदगी, वैसे तो नदीम मुझे 97 में जब मेरा पहला एक सीरियल था जो जिसमें मैं एक्टिंग करने मॉरिशस जा रहा था, जाने अनजाने एक सीरियल था जावेद फाजिल साहब का. नदीम आई थिंक उस प्रोडक्शन का हिस्सा था, एवर रेडी पिक्चर्स का. और वहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई थी. तो वहाँ उसने मुझे कुछ बोला था कि मैंने प्रोड्यूसर्स से कहा है कि ये वाला रोल असद करेंगे और ये वाला रोल आप करेंगे. तो अच्छा, रोल चेंज कर. ये मुझे याद है कि उससे मेरी उस वक्त मुलाकात हुई थी, बहुत पहले लाहौर में कहीं मुलाकात हुई थी. उसके बाद नदीम के साथ मैंने कुछ टेलीफिल्म्स की थी, जब मेरी हुमायूं सईद प्रोडक्शन के नाम से प्रोडक्शन होती थी. तो टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस की थी मैंने और नदीम उसका डायरेक्टर था. और जब समीना ही प्रोडक्शन देखती थी सारी, उस वक्त कुछ प्रोडक्शंस की थी, तो वहाँ हमारी दोस्ती हो गई. ओके. और मैं देखता था कि नदीम जो है वो काफ़ी कुछ ख़वातीन का बहुत ख्याल रखता है. अच्छा, मतलब ख़वातीन नहीं, कुछ लोगों का, गलत हो गया. नहीं,
कुछ लोगों का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन वो मैं देखता था कि बड़ा फ़ायदा उठाते हैं नदीम का वो। खवातीन बहुत फ़ायदा उठाती हाँ, हैं। मैंने कोई खवातीन नहीं बोला। मैंने कहा वो खवातीन नहीं। हुमायूं, ये तुम क्या कर रहे हो? अहमद अली भट्ट, तुम इसको एडिट करो। मैंने कहा यार ये बंदा जो है बस दिए ही जाता है, दिए ही जाता है। और नहीं, लोग और साथ पीछे वो उसकी बुराई करते थे, करती थी नहीं बोल रहा मैं, करते थे। तो जब वो बुराई करते थे तो वो बोलता था भाई ये कैसा बंदा है। और खैर वो वक्त जब गुजरा तो मुझे पता चला कि वो लोग भी अच्छे थे और ये भी अच्छा था, तो ये बहुत अच्छा बंदा है। तो और फिर मैं खुद इसी किस्म का हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पीछे से क्या बोलता है। आपको किसी का साथ देना है तो वो बहुत एक साथ देने वाला एक अच्छा आदमी है। तो तब से हमारी दोस्ती हो गई और फिर उसके बाद जब ये बस क्रिएटिवली आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलाइन है। मतलब मैं अक्सर देखता हूँ आप लोग जब डिस्कशन कर रहे होते हैं आप लोगों की वेवलेंथ बड़ी सेम होती है। हाँ मगर फिल्म में आने से पहले ड्रामा आपके बड़े अच्छे चल रहे थे और सारा कुछ, आपने एक फिल्म बनाई मैं हूँ शाहिद अफरीदी, उसके बेड़े गर्क हो गए। तो वो फिल्म बहुत अच्छी थी और बड़ी अच्छी लिखी थी वासे ने। हुआ क्या था उसमें? यार उस फिल्म को मैं अभी भी समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी बनी। उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें वक्त से पहले बन गई। वही फिल्म मैं आज बनाऊँ तो वो 25 करोड़ का बिजनेस करेगी। वो वक्त से पहले बन गई, उस वक्त थे 15 सिनेमा थे भाई, और उसमें 6.5 करोड़ का बिजनेस था। जो उसके आज साथ आज भी आपकी फिल्म कोई 6.5 करोड़ का बिजनेस करती तो उसको आप हिट बोल देते हैं गलती से। हाँ तो ये जब उस वक्त बनी तो आप सोचो कि वो ऑफिशियली हिट फिल्म। हाँ, मगर उस टाइम पे लोग वही वाली बात है, उस टाइम पे इतने सिनेमाज भी नहीं थे और इतनी बड़ी थे ही नहीं। हाँ, मगर उस टाइम पे आपने नहीं ये सोचा था कि यार उस वक्त न्यूप्लेक्स भी नहीं था, हाँ हाँ बिल्कुल भी। उस वक्त यूनिवर्सल भी नहीं था, कोई सिनेमा नहीं था, सिर्फ एट्रियम खुला था। अरे हाँ, और उस वक्त 6.5, तो आपके दिमाग में ये गलत बात है कि वो फिल्म शायद उसमें कोई गड़बड़ हुई है। इट वाज अ हिट फिल्म। इट वाज अ हिट फिल्म, मगर वो उसमें गड़बड़ क्या होती कि मैंने वापस उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, अब ये सोच रहे हैं, या कभी उस डायरेक्टर को फिल्म नहीं मिली, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। हाँ कुछ ऐसा भी सोच रहा हूँ। नहीं, क्या सोच रहे हैं क्लियरली बोले ना, आप क्यों भाई शर्मा रहे हैं? यही ना कि आपकी फिल्म कुछ और थी, लिखी कुछ और गई थी, लेकिन बनी कुछ और थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुश्किल फिल्म थी। स्पोर्ट्स जॉनरा आज तक कोई हाथ लगाना मुश्किल होता है उसको, और वासे ने एक बड़ा दिल खोल के फिल्म लिखी हुई थी, और उसको बनाना उस वक्त मैंने 7.5 करोड़ की फिल्म बनाई थी, जो और जबकि जवानी फिर नहीं आनी 1 जो उसके बाद बनी है 2 साल बाद उसके, जिसका इतना बड़ा बिजनेस हुआ, मैंने वो 6.5 करोड़ की बनाई थी। और मैं हूँ शाहिद अफरीदी 7.5 करोड़ की बनी थी। और आपने लर्न क्या किया था? मैंने शाहिद लर्न अफरीदी उसमें से? ये किया था कि लर्निंग ये थी कि दूसरी फिल्म मैंने उससे बड़ी बनाई और 6.5 करोड़ में बनाई, उससे कम में बनाई, और उसका बिजनेस जो है उससे आपकी और आपकी एक तो ये कि उस वक्त तक मुझे आई थिंक मैं वो शायद अफरीदी बनाने के लिए 2 साल वेट करना चाहिए था। हाँ और उसको वो वक्त से पहले बन गई, या उसको मुझे छोटे ही लेवल पे बनाना चाहिए था और छोटी फिल्म बनाना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि छोटी क्यों बनाता मैं, जब उसकी रिक्वायरमेंट फिल्म की उतनी थी जितने में जब उसको आपने बनना नाम ही मैं हूँ शाहिद अफरीदी नाम अटैच कर दिया, राइट्स लिए थे शाहिद अफरीदी से कि यार मैं तेरा नाम चाहिए। लगाने हाँ लगा। ऑफ कोर्स लिए थे, हाँ ऑफ कोर्स लिए थे। हाँ वही ना। और ऊपर से आपने एक नए राइटर पे चांस लिया जिसने फिल्म पहली जो लिख रहा था। कमाल फिल्म लिखी हुई थी। और देखिए अब दूसरी बात ये कि उसामा ने वो डायरेक्ट की थी, और उसामा भी कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं था। हाँ किसी ने कोई आपके पास डायरेक्टर नहीं था जो जिसने फिल्में बनाई होगा, ऐसा नया डायरेक्टर आपके पास नहीं था जिसके पास उस वक्त फिल्में बनी हो। तो वो उस वक्त की ये पहली फिल्म, नया डायरेक्टर, उसने फिल्म बनाई, उस हिसाब से उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और दूसरी बात ये कि गलतियाँ उसमें हुई होंगी, कुछ चीज़ें मुझे भी पता है। उसमें बड़े फड्डे हुए, वो फिल्म डिले भी हुई, वो ईद पे नहीं रिलीज़ हो सकी, ईद के बाद रिलीज़ हुई, और सोचें 2 हफ्ते बाद रिलीज़ हुई ईद के, तो कितना कितना बड़ा नुकसान है ये। हाँ ईद पे आ जाती तो आपके समझ लो उस वक्त वो 2 करोड़ ऊपर कर जाती। 2 करोड़ ऊपर कर जाती। तो फिर आपकी ज़िंदगी में आई JPNA 1। जी, और JPNA 1 वासे चौधरी ने लिखी। वासे चौधरी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? वासिफ चौधरी से मेरी पहली मुलाकात हुई अलहमरा में, मैं डांस रिहर्सल कर रहा था
इंडस विजन अवार्ड्स होते थे ना, हाँ 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 हाँ। उसमें मुलाकात हुई। हम्म। और किसी ने मुझे इनसे मिलाया था कि ये अच्छे राइटर हैं, तो आप ड्रामास प्रोड्यूस करते हैं, तो आप ज़रूर इनसे मिलें। बेसिकली ड्रामा लिखवाने के लिए वासे से तो मुलाकात। वासे से मेरी मुलाकात हुई। और उस वक्त वासे और नदीम एक दूसरे को पहले जानते थे, बिकॉज वासे ने उसके साथ काम किया हुआ था, नदीम। हाँ हाँ, उसने किया हुआ था, मैं नहीं जानता था वासे को। तो वासे से मेरी मुलाकात हुई। वासे ने फिर ये जियो की वो तरंग फिल्म्स जो थी वो थ्री, हाँ वो जो उसमें वासे ने अच्छा ये निकाल उसने वाली बनाई फिल्म थी, ये जो मैं हूँ शाहिद अफरीदी के बाद हाँ। तरंग वाली हुई, और मिकाल वाली अभी तो मैं जवान, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान। तो उसका मैंने सिनेमा के अंदर जब देखा ना, कॉमेडी का रिस्पॉन्स, और मैं हूँ शाहिद अफरीदी में भी मैं जो उसके जो कॉमिक हिस्से का जो रिस्पॉन्स देख चुका था, फिर मैं पक्का हो गया। मैंने कहा, मैंने वासे को फ़ोन किया, मैंने वासे को बोला, वासे जो मैं आज देख के आ रहा हूँ ना सिनेमा में, फ़नी जो तू लाइनें लिखता है या जो तू जिस तरह स्क्रिप्ट लिखता है, उसका मैं रिस्पॉन्स देख के आऊँ, हम एक फ़नी फिल्म बनाते हैं। और जेपीए ने उससे पहले आपको की हुई थी पिच? बिकॉज मुझे वासे ने बताया था कि मैंने नहीं जेपीए ने पिच इस तरह नहीं होती, हम दोनों बात कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद है। मेरे पास एक कहानी की वन लाइनर हमने सोची हुई थी। हमने वही जो बंदे जिस तरह शादी से तंग आए हुए होते हैं या जिन पर बीवियों की बहुत सख्ती होती है, हमने ये डिस्कस किया था। बिल्कुल। और ये डिस्कस किया और बस उसको फिर बढ़ाते रहे, और फिर हम मैं और वासे आपस में बातें करते रहे। फिर जितने अपने दुख थे मैंने उसको सुनाया, उसने मुझे सुनाया, और फिर हम कुछ दुखों पे अटके। और उसी में नदीम को हमने नदीम से अब जो फिर बात करना शुरू की, तो नदीम को भी वो आइडिया अच्छा लगा। फिर तीनों शादी से तंग थे। नदीम और वासे बैठ के फिर उस पर सोचते रहते थे, और उसमें क्या क्या सिचुएशंस डालनी है, किस तरह बीवियों से बचना है, किस तरह नहीं बचना, वो और ऐसे कुछ लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी थी आपकी, मगर खैर आगे चलते हैं। जेपीए ने वन हिट। नहीं, खुल के बोलो ना, मर्द बनो ना, तुम डरते क्यों हो? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि तीन बंदे तंग थे। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जेपीए ने वन बिकेम द बिगेस्ट फिल्म उस ईयर, और उसने रिकॉर्ड तोड़े। उस टाइम पे आपको रियलाइज हुआ था कि फार्मूला यही है, कॉमेडी वाला? फार्मूला सिर्फ कॉमेडी से भी नहीं होता, एक्शन से भी होता है, रोमांटिक फिल्म से भी होता है। आपके पास एग्जाम्पल्स हैं पीछे पाकिस्तानी सिनेमा में कि बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्में भी चली हैं, और सीरियस फिल्में भी चली हैं, ड्रामा जॉनरा फिल्में भी चली हैं, सब चली हैं। लेकिन इस वक्त जब जो भी हमारे पिछले 5-8 साल रहे हैं, एक हमारा जो ड्रामा है जो टीवी के ऊपर चलता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस और रोने धोने वाला होता है, बहुत इमोशनल होता है, जिसको लोग पसंद करते हैं और देखते रहते हैं। एक ऑडियंस बड़ी है हमारी जो इस तरह के दुखी सीरियल्स देखती है और रोती है और खुश होती है। मगर कॉमेडी, लेकिन सिनेमा में एक कॉमेडी फिल्म का आना, और सिनेमा में लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ कॉमेडी नहीं, उसमें रोमांस का एलिमेंट भी रखा था, और गाने वाने रखे, लोगों को एंटरटेन किया। तो एंटरटेनमेंट सिनेमा में ज़रूरी हो गई भी है बड़ा बिजनेस करने के लिए। फौरन उसके बाद आपने की पंजाब नहीं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ, और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी कॉमेडी नहीं थी, वो एक रोम कॉम थी, पंजाब की रोम कॉम थी। मेरा ख्याल प्रॉपर रोम कॉम थी, ठीक है ना। जेपी ने 1, जेपी ने 2, दोनों ने अमेजिंग बिजनेस किया। पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगी के ऊपर एक वो कंपटीशन अभी तक चल रहा है कि जी दोनों फिल्में बड़ी सिमिलर थी। पंजाब इज़ बेटर, लॉ क्या कहते हैं, लॉ लंदन इज़ के ऊपर। आपको क्या लगता है कि लंदन के अंदर वो सिमिलैरिटीज़ की वजह से लोग ज़्यादा मतलब उतना नहीं आया जितना पंजाब का आया था रिस्पॉन्स? देयर वर टू मेनी सिमिलैरिटीज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पंजाब नहीं जाऊंगी की वजह से, की कामयाबी की वजह से लंदन नहीं जाऊंगा बनी, बिल्कुल ठीक है। और लंदन नहीं जाऊंगा थोड़ी सीरियस फिल्म थी, पंजाब नहीं जाऊंगी से, मुझे ऐसे लगता है। और उसके अंदर जो कहानी थी वो ज़रा मिस्टीरियस कहानी थी, तो ज़रा सी जो मिस्ट्री का एलिमेंट था उस सिनेमा के ऊपर लोगों को ज़रा सा आई थिंक थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, नहीं लगा। लोग देखते रहे पूरी फिल्म। लंदन नहीं जाऊंगा का बिजनेस पंजाब नहीं जाऊंगी से कम नहीं था, उसके बराबर था या उससे थोड़ा ज़्यादा ही था। अच्छा, मगर बिजनेस ज़्यादा था, लेकिन जो एक पंजाब नहीं जाऊंगी का जो एक फॉलोइंग थी, या जो लोगों को जिस तरीके से वो पसंद आई थी, उतनी
लंदन ही जाऊंगा, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि उतना हमें मज़ा नहीं आया जितना पंजाब नहीं जाऊंगी मैं। तो ऐसा तो होता ही है। साहब ने कुछ बड़े हार्श वर्ड्स भी लिए थे, उन्होंने ब्लेम गेम भी मतलब करने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है खलील साहब अपने पॉइंट्स में ठीक थे कि जो उन्होंने कहा था? तो मेरे अभी बाप की हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात कर सकूं। हमें गालियाँ अभी अच्छे खासे ताल्लुकात चल रहे हैं मेरे उनसे। तो मैं इस पे कोई कुछ नहीं बोलूँगा। नो कमेंट्स, ओके फाइन। जल्दी से मैं ज़रा एक दो चीज़ें मतलब डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक, अभी आपने टर्किश कहते प्रोडक्शन भी स्टार्ट की है, अदनान आप और कहते टर्की के कुछ लोग। नहीं वो हमने नहीं की, हमारे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी और जुनैद अली शाह, ये उन्होंने प्रोड्यूस की है। मैं और अदनान उसके अंदर इस प्रोडक्शन को समझ लें, ये आइडिया समझ लें हमने दिया कि आप ज़रूर ऐसा करें, और उनके साथ साथ थे उनकी हेल्प के लिए कि कोई वो गलती ना हो उनसे। अच्छा या एक सपोर्ट के लिए क्योंकि आप लोगों कहें, का ये हमने था उनको कि अच्छा, सपोर्ट किया। हाँ वो लोगों को खैर हमें आप एक तरह से पीछे बैक एंड पे कोई प्रोड्यूसर समझ लें उसका, या उसका ब्रांड एम्बेसडर समझ लें ओके उस प्रोजेक्ट का, कि उसको हमने सपोर्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए कि वाहिद प्रोडक्शन ऐसी बनी। और आई थिंक सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो आज तक कोलैबोरेशन में बनी है वो सलाउद्दीन अय्यूबी है। आपने जब प्रोड्यूसर हैट लिया, आपकी कोलैबोरेशन हुई थी अब्दुल्ला कादवानी साहब के साथ जी, और वो बड़ा अरसा आप लोगों की रही थी। बहुत बहुत अच्छी है हमेशा अब्दुल्ला के फिर साथ। आप लोग अलग हो गए थे। हम उसके बाद जो मेरा जो मेन रीज़न था, अब्दुल्ला का फिल्म में उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था। मैं फिल्म का शौकीन था। मैं फिल्म के चक्कर में इस ड्रामा इंडस्ट्री में आया, या इस इंडस्ट्री में आया, और मेरे जहन से फिल्म निकलती नहीं थी। और जब से मैंने फिल्म की इंतहा या जो भी 2-3 फिल्में की उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो रही। तो मुझे बहुत दिल था कि ये इंडस्ट्री किसी तरह रिवाइव हो या ये चले, और मैं इस कोशिश में लगा रहा। मैं मीर साहब से बात की, जियो के जो अमीर शकील से बात की, उनके साथ फिल्म की बात की, लखानी साहब से बात की, और ये 7 स्काई में होते हुए मैं सब करता था। हाँ, और फिर फाइनली एट्रियम खुला तो मुझे बहुत हिम्मत हुई कि अब सिनेप्लेक्स खुला है कोई, हाँ, और लोग उसमें फिल्म देखने आ रहे हैं। अब सिर्फ फिल्म वो कन्वेंशनल सिनेमास थे उनमें नहीं जाते, बल्कि इसमें भी जाते हो। तो दौर ऐसा आ गया हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें उससे फिल्में चेंज हो गई। जब आपको ऑडियंस डिफरेंट मिली तो आपने बोला कि ज़रा सी अब कंटेम्प्रेरी फिल्म भी बन सकती है, या अलग डायरेक्टर्स भी आके फिल्म बना सकते हैं। तो तब मैंने फिर मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाई। वो थोड़ी सी बेहतर हुई। उस वक्त जब आपने मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाई थी, तब तक आपने सिक्स सिग्मा तो नहीं बना लिया था, या बना लिया था तब तक? ऑफ कोर्स बना लिया था, बना लिया। 6 सिग्मा ही बनाया। मैंने आपको बोला ना कि अच्छा, वो बनाए 7 स्काई से अलग हुआ तो मैंने फिल्म की तरफ आने के लिए फिल्म का पूरा इक्विपमेंट लिया, और 6 सिग्मा बनी ये फिल्म बनाने के लिए थी। और मेरे साथ शहजाद नसीब जो पार्टनर थे, जी, उनका भी यही ख्वाब था कि फिल्में बनानी है। हमने फिल्में बनाना शुरू की, और पहली जो हमने अपने पैसे खर्च किए वो इक्विपमेंट पे खर्च किए थे। मैंने वो इक्विपमेंट लिया, पूरा रेड कैमरा लिया, या 535 कैमरा भी ले लिया था मैंने, लेंसेज लिए और पूरी लाइट्स ली, सब कुछ लिया। तो पहली फिल्म फिर हमने मैं वो शाहिद अफरीदी बनाई। मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाई। अच्छा, अभी आपकी बड़ी एक कंट्रोवर्सी आई थी कि मुझे बताएं, ये अवार्ड शोज में बिलीव कर रहे हैं अब आप? मैं हमेशा से अवार्ड शोज पे बिलीव करता हूँ। मगर अभी हाल ही में एक आपकी आई थी कि आप लक्स स्टाइल में नहीं नजर आते। आप लक्स स्टाइल पे देखें, मैंने माशाल्लाह इतने लिए हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स, और मैं अब ये समझता हूँ कि मुझे लक्स स्टाइल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यंग लड़के इतने बच्चे आ रहे हैं, इनको मिले ना। मैं जैसे फ़र्ज़ करें मैं अभी जेंटलमैन कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं नॉमिनेशन में जाऊँ, और उसके अंदर अदनान अभी बच्चा है वो जाए। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अदनान साहब तो करते हैं बिलीव अवार्ड्स में बहुत ज़्यादा। मैं भी करता हूँ। आप कह रहे कि जेंटलमैन को आप नहीं भेजेंगे उसके लिए, नॉमिनेशंस के लिए? जेंटलमैन को भेजूंगा, वो जेंटलमैन के प्रोड्यूसर्स का काम है। हाँ, मैं खुद को एज एन एक्टर मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें नॉमिनेशंस में जाऊँ। अच्छा, ओके। मैं अपनी सिर्फ बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं कि कभी किसी शो में नहीं जाऊँगा, जो बाहर शोज नहीं होते हाँ, उसमें भले नॉमिनेशन भी हो मेरी, मैं जाऊँगा। लक्स एक हमारा एक ही तो अवार्ड है, अब उसमें भी मैं 5 साल में एक काम करके आऊँ, फिर उसमें मेरी नॉमिनेशन आए और मैं
मतलब मैं सबके मुकाबले में मैं नहीं चाहता कि मैं खड़ा हूँ, अब दूसरों को मिलने चाहिए, मुझे नहीं। ओके, ठीक है। अब ये हाल ही में आपका एक नया ड्रामा आने वाला है, मंटो, खलील साहब के साथ है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप फिल्म करेंगे। लव गुरु अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी लव गुरु स्टार्ट हो चुकी हुई है। हमने दूसरी फिल्म खलील साहब अभी अनाउंस कर चुके हैं। पंजाबी फिल्म जो हम कर रहे हैं, मिर्ज़ा जट। मिर्ज़ा। हाँ, मिर्ज़ा जट कहाँ से आई? ये आपका पैशन प्रोजेक्ट है? ये नदीम और खलील साहब का पैशन प्रोजेक्ट है। ये इन्होंने बचपन से 10-10 दफ़ा ये फिल्म देखी हुई है। जो पुरानी मिर्ज़ा जो जट है, पुरानी है, उसका रीमेक है ये। हाँ, वो रीमेक भी बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल उसमें कहानी कुछ और है, कुछ और उसमें सिचुएशंस हैं। बेसिकली कैरेक्टर तो वही है, मिर्ज़ा जट ही। उसी से इंस्पायर्ड है। तो हाँ, लेकिन एक पंजाब की एक फिल्म बनाना जो है, नदीम का भी ख्वाब था, मुझे भी बहुत दिल था कि एक पंजाबी फिल्म बनाए, तो वो हम बना रहे हैं। और ये ख्वाब जो है मौला जट के आने से बहुत पहले का था, ये आपको भी पता है। जी जी, मुझे पता, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों ने एकदम इसको मौला जट के साथ नहीं कंपेयर नहीं नहीं, किया। मौला जट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और बिल्कुल कहानी वानी सब अलग है। ये एक रोमांटिक फिल्म है और ये रियल ड्रामा है, मतलब जो पहले कभी हुआ था। जी जी। 500 साल 400 साल पहले की कहानी है, जो हमारी इस सियालकोट और गुजरांवाला बेल्ट की है। तो लव गुरु पहले करने लगे या ये मिर्ज़ा जट का? पहले लव गुरु शुरू हो चुकी है, तो पहले लव गुरु ही आएगी। और लव अगस्त गुरु में कौन है आपके साथ, ज़रा बता दें क्योंकि लोगों को अभी तक नहीं पता। अभी हमारी शूटिंग होना बाकी है, तो तभी पता चलेगा। अच्छा, अब नहीं बता। पता चले मैं बता दूं और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ, मैंने वही कहा। ठीक है, तो मिर्ज़ा मिर्ज़ा जट में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मायरा है। जी इंशाल्लाह मायरा होंगी। अच्छा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि खलील साहब, मायरा, नदीम बेग और हुमायूं से। हाँ, एक तो मायरा बहुत अरसे बाद मेरे साथ काम करेंगी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और दूसरा नदीम के साथ पहली बार काम करेंगी। और हालांकि मायरा लग पता जाएगा। नदीम नदीम कमाल डायरेक्टर है, मुझे लगता है मायरा को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। अल्लाह। नदीम असल में ऐसे डायरेक्ट करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ आपका एक वो रोड मैप करना चाह रहा हूँ कि मंटो भी आप कर रहे हैं, लव गुरु भी आप कर रहे हैं और मिर्ज़ा जट भी कर रहे हैं। क्या JPN 3 आने वाली है? यस, ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि वासी चौधरी को JPN 3 का आइडिया आ गया है और उसने हमें सुना दिया है। ओह, और मजा आ गया है। ओए 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 ओए। ये JPN 1 से बहुत बड़ी होने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और 2 से भी उससे भी बड़ी होगी। वो हो तो जो लोग हमसे हमेशा पूछते थे ईद का तोहफा आप दे दें, आपने दे दिया बल्कि इनको। इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह काफ़ी आगे आपका पूरे 2-3 साल पूरे प्लान आउट है। क्या बड़े टाइट हुए हैं। मगर सिनेमा की जो भी हालत है हमारी, स्क्रीन्स हमारे पास है नहीं। मौला जट की एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म और जितना बिजनेस मौला जट ने किया, आप मगर इंटरनेशनल स्क्रीन्स का हाथ उसमें बहुत ज़्यादा था। नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा हाँ, यहाँ भी बहुत अच्छा था, मगर वो जो रिकवरी और जितना बिजनेस इंटरनेशनल किया, आपको लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट और जितना टाइम आप फिल्म इंडस्ट्री में आप दे रहे हैं, सिनेमाज कितने ज़रूरी हैं इंक्रीज होना? देखिए, सिनेमा तो इंक्रीज होना हमेशा से ज़रूरी थे, लेकिन जितनी फिल्में यहाँ बनती हैं, ज़्यादा फिल्में अगर बने, अगर ये गवर्नमेंट अभी ने एक फंड निकाला है जिसमें वो प्रोड्यूसर्स को फिल्म पैसे दिए जा रहे हैं, और आई थिंक उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि सिनेमाज लेके आए, गवर्नमेंट को सिनेमाज लाने चाहिए, और या प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को या जो भी जिस सिनेमा खोलने के लिए ज़मीनें देनी चाहिए। और लेकिन बात यह है कि ज़मीनें दे भी दें तो उसके बाद भी सिनेमा को चलाना जो है एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, कंटेंट जो कि बड़ी बात है। जो हमारे कुछ लोग हैं जो सिनेमा ओनर्स हैं, जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखा के उन सिनेमास को संभाला हुआ है, चाहे वो यूनिवर्सल वाले हों, न्यूप्लेक्स वाले हों, या क्यू सिनेमाज वाले हों, या और दूसरे सिनेमाज हों, तो काफ़ी उसके अंदर उन्होंने हिम्मत दिखाई भी है। तो इंशाल्लाह फिल्में बनना शुरू होंगी। और दूसरी बात है कि जब अच्छी फिल्में आती हैं ना, अच्छी फिल्मों से, मेरी कमर्शियल फिल्मों से मेरा मतलब है, जब अच्छी फिल्में आती हैं उनको लोग देखने जाते हैं, और उनको लोगों को जब पसंद आ जाए तो फिल्म देखने आते हैं। और ये कुदरती बात है कि जिस फिल्म को वो जो हिट होनी होती है या बेहतर होती है, आप देखो खुद ब खुद लोग भर जाते हैं सिनेमास। हाँ,
उनको कहीं से आइडिया हो जाता है कि बस ये फिल्म है जो हमें देखनी है। हालांकि मौला जट को कम सिनेमाज मिले थे उस टाइम पे जब मौला जट आई थी तो मौला जट ने तो होना ही था हिट, मतलब अरे तो फिल्म अच्छी थी। और मैं 10 साल पहले मौला जट की वो पूरी सुनी थी बिलाल से, तो मैं बिलाल को बोलता, बिलाल जिस तरह तू मुझे सुना रहा है और अगर इसी तरह बन गई तो ये फिल्म तो बहुत बड़ी है और कमाल हो जाएगा। और जिस तरह, और मुझे यकीन है कि तू इस तरह बना लेगा क्योंकि तू जिस तरह सुना रहा है, और उसने बना दी। जहाँ सिनेमा की हमने बात की, आपको क्या लगता है कि ड्रामा इंडस्ट्री एक पहले सर्टन होता था पैकेज के, जी एक प्रोड्यूसर सबसे पहले पैसे लगा रहा है, इनपुट वगैरह कर करके वो सारा पैकेज दे रहा है, एक चैनल को दे रहा है, चैनल ने उससे एड्स वगैरह कमाए और ले, अब चैनल के पास एक यूट्यूब का आउटलेट आया और यूट्यूब डबल बिजनेस बल्कि ट्रिपल बिजनेस फॉर लाइफ कर रहा है। प्रोड्यूसर को आपको नहीं लगता कि साइड पे हो रहा है इस चीज़ में कि प्रोड्यूसर जिसका कंटेंट बन रहा है, जो सबसे पहले बना रहा है, उसका उतना ही हक होना चाहिए यूट्यूब के अंदर? होना चाहिए। लेकिन खैर ये समझ लें कि ये हमारा ही किया दर है। जो हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी गलती कहाँ से हुई। शुरू में जब हम पीटीवी के लिए बनाते थे, जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हम बनाते थे, तो पीटीवी के साथ हम पार्टनरशिप करते थे। 50-50 की पार्टनरशिप होती थी। तो उस वक्त तक राइट्स जो है वो प्रोड्यूसर के पास रहते थे। तो वो प्ले जो मैंने उस वक्त बनाया हुआ उसका राइट मेरे पास आज भी है। अच्छा, बाद में पीटीवी ने ये रॉयल्टीज और ये सब बंद कर दिया। 97 या 98 में या 96 में पीटीवी ने ये चीज़ 2000 में शायद बंद कर दिया। जब बंद किया और ये जो सारे चैनल्स आए, प्राइवेट चैनल्स, वो ये आए 2002 में या 3 में या 4 में, इस तरह आए। तो इन्होंने तो वो देखना था ना कि जब पीटीवी नहीं बंद कर दिया तो फिर हम क्यों दें। तो बेसिकली जो कसूर हुआ वो अगेन पीटीवी गवर्नमेंट की साइड से। हार्ड फास्ट रूल तो नहीं है अगर आप लोग सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन इसके ऊपर बैठे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त देखें, उस वक्त मैं प्रोड्यूसर था, मुझे ये सूट करती थी बात कि मैं और उस वक्त तक अभी का यूट्यूब का पता भी नहीं था कि यूट्यूब क्या है, क्या होगा, राइट्स लेके हम क्या कर लेंगे। अभी तो ये है कि उस वक्त तक हमारा तो ये काम ही समझ लें कि ये पिछले 20 सालों में प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और उसके अंदर राइट्स वाइट्स क्या, हम आप तो उस वक्त तो बंदा सोचता था आपने जो ड्रामा बना लिया उसको मैं बेच दूं, चैनल ने खरीद लिया, ये बड़ी बात हो गई, और उसके ऊपर प्रॉफिट भी दे दिया, ये भी बड़ी बात हो गई। तो लिटरली मैंने तो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तक लोगों को इतनी ज़्यादा प्रोडक्शंस का पता भी नहीं था। हमारे यहाँ तो जो पीटीवी के अंदर काम करते थे या जो पीटीवी के प्रोड्यूसर्स थे उन्हीं को समझा जाता था कि उन्हीं को काम आता है, और ऐसा ही था। बाकी जो नए प्रोड्यूसर निकले हैं, जब फर्ज करो मैं हूँ, मैं इस काम में ही नहीं था, ना मेरे फादर काम में थे, ना मेरा कोई ख़ानदान में काम में था। मैं जब 96 में आया, मैं एक्सीडेंटली प्रोड्यूसर बना, एक्सीडेंटली एक्टर बन गया, और फिर मैं अपना प्रोडक्शन का काम चला। अब मैंने प्रोडक्शन का काम चलाने में क्या होता है प्रोड्यूसर के लिए, भाई उसने एक ड्रामा बनाया है, वो ड्रामा बनाएगा और किसी को बेचेगा और उस पर पैसे कमाए, बिल्कुल, या अपनी कॉस्ट निकालेगा। और ड्रामा भी अब अच्छा बनाना ज़रूरी है, अगर बुरा बनाया तो चैनल मना भी कर सकता है। हाँ, और मैं उस वक्त लोगों को देखता था जो नए नए प्रोड्यूसर्स थे, वो अपने ड्रामा चलाने के लिए वो इतना बुरा बना लेते थे। जैसे मैंने अपना एक प्ले जो था, सिंगल प्ले, जो बहुत बुरा बना था, जिसको नहीं मैं चला सकता या नहीं चला सकता था, तो मैं फिर उसके किससे पैसे मांगता। फर्ज करो अगर चैनल बोलता कि ओके तेरा जो भी है कचरा मुझे दे दे, किसी एक ने बोला था फिर, अच्छा और वो मैंने चलवा दिया था किसी और ड्रामे में उसको डलवा के, तो वो और बात थी। तो लोग तो उस वक्त, हमारा तो जो स्टार्ट हुआ तो ऐसा ही था ना। तो अब चैनल ये जो थे हमारे लिए, हम हो, टीवी हो, अपना ARY, जियो, ये हमारे लिए उस वक्त एक रोशनी की किरण थे। हाँ कि जी एक आया हमारे, कि यार ये चैनल्स आ गए जो हमारा। मगर आपको क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि ये होना चाहिए जो देखिए फ्यूचर, देखिए अब ये यूट्यूब इतना बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली ये चैनल्स भी आगे जो प्रोड्यूसर्स से जब काम करवाना होगा या करना होगा तो ये फिर ऐसी डील खुद ही कुछ बनाएंगे आगे परसेंटेज पे आए, क्योंकि आप देखिए आ जाएंगे। हाँ ये बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसके लिए अब मेरा हक है तेरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दी मिल बैठ के कुछ ना कुछ ये लोग तरीका निकालेंगे कि उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोड्यूसर्स को दे दी जाए। हाँ, बिकॉज देखिए ना, जो
जो राइट्स का चक्कर है ना, आपने प्ले बनाए, वो एक आपकी देखिए यार, अब तो ऐसा भी हो गया ना, फर्ज करें आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ अभी आपकी प्रोडक्शन है, हाँ बिल्कुल आप इसको यूट्यूब पे चला के खुद कमा रहे हैं ना, बिल्कुल आप तो किसी चैनल के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे सब करें अपना जिनको करना है, जो प्रोड्यूसर्स हैं बनाएं और यूट्यूब पे डाल दें। हाँ अब तो कोई खुला है ना सब, अब कोई मसला ही नहीं है राइट्स के लिए क्या लड़ना। हम नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ अब ड्रामा भी तो आप ही बना रहे हैं। आप मैंने अपने आपको time ड्रामे की पे पूरी कहानी सुना दी कि बीटीवी ने ऐसा किया, चैनल्स आ गए, लेकिन उस वक्त तक हम इस तरह के वक्त में थे कि हमें चैनल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थे भाई, हम उनको हमारी वो चीज़ खरीद लेते थे, ये बड़ी बात थी। अच्छा जी, थोड़े से हमारे नन्हे मुन्ने से एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं बड़े। हाँ, गंदे गंदे से तो नहीं होते। देखिए मैंने अभी कहा एक्सक्यूज मी वाले सवाल, आपने कहा फौरन गंदे गंदे, मतलब क्या? एक्सक्यूज मी नाम भी ऐसा है अजीब सा, एक्सक्यूज मी। दो नाशपाती एप्रिकॉट, जो भी है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, अदरक, अखरोट, लसन, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब एंटरटेनमेंट। चले जी आए शुरू करते हैं। ओके रेडी? जी ये एक्सक्यूज मी वाले हमारे सवाल है नन्हे मुन्ने से, जिसका आपने जवाब नहीं देना, आप गंदे गंदे से। जी गंदी ज़हनियत और फिर ये इसी तरह की चीज़ होती है। तो मैं अगर पहला सवाल ही ये करूं, कभी आप पकड़े गए हैं? तो ये कैसा लगेगा आपको? नहीं पूछ रहा ना ये सवाल, पकड़ा गया हूँ, मजे की बात है, मैं भी पकड़ा गया था। ये मैं बोलने वाला था। ओके ऐसे ही होना चाहिए सवाल। जी, ऐसे ही होंगे। ठीक है जी, ओके। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूंगा, तुमसे दोस्ती। सॉरी, मैं ऐसे ही बोरिंग जवाब दूंगा। तभी आप कॉमेडियन से मैं रखते हैं। हाँ चलें आगे चलते हैं। एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूं, तुमसे दोस्ती। देखा लाफ्टर आया ना? बताएं एक चीज़ जो यार शायद ऊपर चले। यार खुदा का से क्यों लोगों को बता रहे हैं? अच्छा, मैंने बोला हम मेकअप जो है ऊपर तुम्हारे कमरे में करते हैं, तुम क्यों नहीं गए? कि मुझे डर लगता है आपसे। क्यों? यार आप एक एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूं, अब देखो मेरे को ये अब दिमाग में नहीं आता। कुछ नहीं होता। नहीं मतलब भाई कि हाँ यार मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा साइंस फिक्शन फिल्म बनाना चाहता हूँ, या मैं तो काम ही हुआ ना ये। या मैं कभी शर्टलेस सीन करूँ। आज तक नहीं आपने की, बनाया ना बॉडी ज़रा। हाँ, तो क्या चीज़ ट्राई मैं चाहता हूँ हाँ, एक बीच का सीन हो जिसमें मेरी शर्ट ना हो और मेरी ऐसी बॉडी बनी हुई हो, 6 पैक्स हो। वो बहुत गंदा लगूंगा लेकिन। क्या VFX का काम नतीजे में करेगा? अच्छा जी, मेरी बीवी मेरे बारे में ये सोचती है, मेरी बीवी मेरे बारे में सोचती है कि इसको बचा के रखूं, ये किसी वक्त भी फिसल जाएगा। हाँ वो काफ़ी दिलचस्प है। अब एनीवे, जिंदगी में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया किया, मैं बताऊंगा नहीं। है? ये क्या बात? मेरी मर्जी। काम में कॉम्प्रोमाइज़ किया या पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया? काम में। ओके फिर ठीक है। एक चीज़ जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, कि मैंने सीखी थी मगर अब अनलर्न करना चाहता हूँ। ये आपके सारे पॉजेज ना मैं एडिट कर दूंगा बेफिक्र। नहीं, मैं बाकी सोच रहा हूँ ना। अच्छा चलें। अनलर्न क्या है, ऐसी कुछ सीखा ही नहीं मैं। अच्छा जी, एक अपना सीन जो मैं रीडू करना चाहूँ। एक फिल्म थी नो पैसा नो प्रॉब्लम, उसमें बहुत से सीन्स थे जो मैं रीडू करना चाहूँगा। वो फिल्म ही रीडू करना वो चाहूँगा। फिल्म भी पूरी। अच्छा जी, एक फिल्म जिसको मैं रीमेक करना चाहूँगा। एक फिल्म है कुर्बानी, मुझे बहुत पसंद है, नदीम साहब की फिल्म थी। हाँ वो रीमेक करना चाहिए। रीमेक करना चाहूँगा। अच्छा लव स्टोरी? लव स्टोरी। वो क्या बात है। अब उनके प्रोड्यूसर्स का पता लग गया होगा कि ओ अच्छा हुमायूं नहीं, अपने इरफान भाई, उनके वालिद साहब ने। अच्छा उनकी है। ओके सना को ये चीज़ कम करनी चाहिए। सना को काम कम करना चाहिए। अपने आप को आपने पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि आपको तो पता आप सेल्फ लव के वो हैं। एज अ सन आप 1 to 10 अपने आप को कितने नंबर देते हैं एज अ सन? 8। ओके। एज अ भाई? ऐसा भाई तो आई थिंक 2। हाय ये आप अपने आप को इतना नंबर? नहीं, मेरे भाइयों से पूछेंगे तो 2 ही देंगे। अच्छा तो आपने भी कहा एज अ हस्बैंड? कहते 10 तक देना है। हाँ 10। 12। भाभी अहमद भाई ये गलत है। मुझे पता है। अच्छा फादर? 8।
Oh, as a friend. 7-8 आई थिंक. Okay. As a lover. 0. क्या एक अच्छा राइटर डायरेक्टर बन सकता है? अच्छा राइटर डायरेक्टर बन सकता है, ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल बन सकता है. और क्या एक अच्छा डायरेक्टर राइटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. ओके. इन मेन खवातीन का सेकंड प्रोफेशन अगर एक्टिंग ना होता तो सेकंड प्रोफेशन क्या होता? सबसे पहले मैं विषयात, अगर वो अदाकारा ना होती तो आपका ख्याल है कि वो बिरयानी का ठेला लगाते. तो बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलती. बिरयानी का रेस्टोरेंट. मायरा खान. एड एजेंसी. यमुना. यमुना. यमुना मेरे ख्याल से फिटनेस क्लब खोलते. ओके. हमजा अली बासी. वही भाई. हमजा अली बासी पॉलिटिशियन. नहीं, पहले आई थिंक, अब नहीं. अब नहीं. अरे अब वो मेरे ख्याल से टीचर, बच्चों को स्कूल खोलेगा. उस्ताद हमजा. उस्ताद. फहद मुस्तफा. फहद मुस्तफा भी एड एजेंसी खोली चाहिए. वो पूरा खुद में है, वो पूरी एजेंसी खुद है. हानिया. हानिया यूट्यूब चैनल. अच्छा. नदीम बेग. नदीम बेग हेयर स्टाइलिस्ट. तूने खुद से सोचे मैं लगता है. वासिफ चौधरी. वैसे कोई एयरलाइन खोलेगा. उसका जहाज खड़ा और वो भाग जाए कहीं. अच्छा जी. एक डायरेक्टर जिसके साथ बाकी मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला. यार जो भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे बिलाल लशारी हैं, नबील कुरैशी हैं, मैंने अभी तक उनके साथ काम नहीं किया. तो ओके. ये एक सबक जो मैंने सिन्फ़े आन से सीखा. सिन्फ़े आन से सबक सीखा मैंने. हाँ, आपने प्रोड्यूस किया था. उससे सबक क्या सीखूंगा मैं? क्योंकि वो तो भाई लड़कियों ने सबक सीखा उससे. इतनी बड़ी औरतों की कास्ट आपने लेके आए. ओशन 6 जो आपने बनाया, ओशन 11 था ना, फिर ओशन नहीं, जितनी मेहनत से उन्होंने काम किया, मैंने ये सबक सीखा था कि हर ड्रामा ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़कियां हो. अगर दोबारा मौका मिले तो मेरे पास तुम हो की एंडिंग बदलेंगे? नहीं यार क्या है यार. मेरे पास तुम हो वापस बनेगा तो एंडिंग वही है. मेरे लिए वही है, चाहे लोग जो बोलते रहे. अच्छा, मैं तो आज तक मैंने वो लास्ट एपिसोड देखी ही नहीं. मैंने तो कहा था, मुझे जब पता लगा ना कि ये आप लोग कर रहे हैं. एक नसीहत जो मैं खलील रहमान कमर साहब को दूं. तो बड़ी इंटरव्यू ना दिया करें. उनको बोलते भी रहते हैं, उनके बच्चे भी बोलते हैं वैसे. कि खलील साहब ना दिया करें इंटरव्यू. अच्छा जी. कुछ आपकी लिंगोज हैं, आपने बताना है कि कौन मेरे माइंड में आता है जब मैं फॉलोइंग चीज़ें कहता हूँ. मटन द चाँप क्या है? चाँप द मटन. चाँप द मटन क्या होता है? चाँप द मटन गुड लुकिंग. अच्छा, तो चाँप द मटन माइंड में कौन आता है? कौन है? चाँप द मटन मैं भी शायद. ओके ठीक है. ये बेसिकली ये अदनान सिद्दीकी का की लाइन है. अच्छा, चाँप द मटन. तो जब जब कोई अच्छी लड़की देखता है वो बोलता है चाँप द मटन. अच्छा, ओके, क्या बात है. मेरी जो लाइन है वो शपोका है. शपोका. शपोका हुमायूं. अच्छा, शपोका होता क्या? शपोका बंदा होता है, बंदा. जैसे चाँप द मटन लड़की के लिए ना, शपोका बंदे के लिए. ओके. मैं अच्छा ये क्या शपोका बंदा है. ओके, शपोका है. अच्छा, सख्त लौंडा. सख्त लौंडा इजाज असलम. जलेबी. वैसे इजाज असलम को हम कड़क स्क्रू भी बोलते थे. कड़क स्क्रू. चले. जलेबी. आयशा उमर. ओह वेरी नाइस. चिकन पीस. यार सारे ऐसे हैं. सारी ऐसे हैं, तो और मैं क्या आपसे पूछूं? लहजा. चिकन पीस मायरा. मायरा. ओके. रस मलाई. हानिया आमिर. ओके. गुलाब जामुन. सजल. ओके. चौंसा. आम की बात कर रहा हूं. चौंसा. अदनान. तो बस चौसा. ओके. फलूदा. ठंडा. ठंडा होता है. आइसक्रीम भी डली होती है जिसमें. यस. कुबरा. ओ कुबरा फलूदा. ओके. फिरनी. फिरनी तो क्या अजीब. आप बंदे का भी कह सकते हैं यार, फिरनी अच्छी है. फिरनी कहाँ से बंदा हो गया? वैसे ही वासिफ चौधरी फिरनी नहीं.
फिरनी है वो, फिरनी नहीं है। फिरनी है वासे। फिरनी वासे हो गया। और मिर्ची, ओए 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 ओए, मुंह साड़ देती है मिर्ची। या कोई ऐसी बात करे कि मिर्ची को आग लग जाती है। खलील साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है। हुमायूं साहब, आपने बड़ा मज़ेदार और बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर से काफ़ी चीज़ें वायरल होने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जितना मैंने आपसे सीखा है और माशाल्लाह सीखता हूँ, और जितना मुझे हम्बल के जब मैं आपके साथ काम करता हूँ, और मैं हमेशा इस औ में होता हूँ कि अल्लाह ने जितना आपको नवाजा है और इतना स्टैचर आपका दिया, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप इज़्ज़त अगलों को देते हैं। आई थिंक अल्लाह ने इतना आपको इसलिए नवाजा है क्योंकि वाकई मैंने कभी भी आपके मुँह से किसी की बुराई नहीं करते हुए सुना। You've always been very generous when it comes to people around you. You've always taken care of them, and आप हर एक को साथ लेके चलते हैं, चाहे लोग आपके बारे में जो मर्जी कंट्रोवर्सीज निकालें और ये करें, बट there's a reason why you're on top, and that is because of your heart and of your nature. अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आमीन। इसी तरह आपको कामयाबी दे, और इसी तरह आप मुझे कास्ट करते रहें, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ऊपर चले हैं? नहीं। बस ये मैं कहना चाहूँगा जाने से पहले, व्हाट हुमायूं सईद वांट्स टू बी रिमेंबर्ड एज, क्या लेगेसी है आपकी? एक अच्छा इंसान भी ज़रूरी है, और बस लोग आपको याद ही करें, यही बड़ी बात है। आपको लगता है कि इस फील्ड में रह के, और हमारे लिए आर्टिस्ट स्पेशली जो होता है, उसकी बड़ी कम लाइफ होती है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन देखें लोग जिस तरह आपको पसंद करते हैं, लोग तो ऐसा भी होता है यार, कुछ लोगों के लिए तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ही उनको वो सब देखना पड़ जाता है। नाकामी आप कह लें, या वो वक्त कभी आपको लोग बहुत पसंद करते हों और आज वो वक्त आए, तो ये वक्त कभी भी आ सकता है, मुझ पे भी आ सकता है, ना आए तो बहुत अच्छा है। अल्लाह खैर। और लोगों का प्यार इसी तरह रहे, और मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे वाकई बहुत प्यार दिया, और मैं जिसके लिए अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है, और लोगों का भी, कि लेकिन खैर उसके लिए मुझे ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत सब करते हैं और वो कबूल हो जाती है, वो एक बड़ी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं अल्लाह मियाँ से बहुत खुश हूँ, और ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और फैमिली की दुआएं हैं, और अल्लाह करे कि मैं जो भी आगे करूं वो कामयाब हो और लोगों को पसंद आए, और मैं लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं, सिर्फ उनको एंटरटेनमेंट ना दूं, और आगे खुदा मुझसे कुछ ऐसे काम करा ले जो किसी की हेल्प, जिसमें मदद शामिल हो। आप करते हैं वैसे वो, आप खुद मतलब लोगों को बताते नहीं, मगर आप यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल। एक वो मेरे माइंड में रह गया था कि कभी अगर किसी पॉलिटिशियन की आपने बायोपिक की, तो किस पॉलिटिशियन को प्ले करना चाहेंगे आप? कि हाँ यार, उसकी ज़िंदगी पे अगर फिल्म बन रही तो आई वुड लव टू प्ले दैट कैरेक्टर। पॉलिटिशियन मे बी जरदारी या शेख रशीद, लेकिन मैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं करना चाहूँगा जैसे जहांगीर खान साहब हैं, उनकी बायोपिक बने तो करना चाहूँगा। यही है कि एज का मसला हो जाएगा लेकिन खैर चले, अपना ख्याल रखें प्लीज़। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, और जेंटलमैन का जो सक्सेस है से भी बड़े से बड़े आगे इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आपको सब में अल्लाह आपको कामयाबी दे। ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखें। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पे कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, और अपने जितने भी पुराने रिश्तेदार हैं जिनसे आप पूरे साल नहीं मिलते, ईद पे जाके ज़रूर मिलें। ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।